गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। वेलकम टू माय चैनल अर्चितास एकेडमी। आई एम योर होस्ट विशाल भाटिया। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं और बच्चों की डिमांड में बहुत सारे मैसेजेस और फोन्स मेरे पास आए कि सर आप जेई डिवीजन पढ़ाते हैं, प्लीज आप अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ और चैप्टर नंबर 1 क्लास टेंथ के लिए पढ़ा दीजिए। तो ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके ग्रेड टेंथ के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेड टेंथ का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बाय प्रोफेशन मैं जो है शांति एशियाटिक स्कूल, सीकर रोड, जयपुर के अंदर जेई डिवीजन की क्लासेस को संभालता हूँ। और आपके प्यार में, आपकी डिमांड में मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास टेंथ का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले मुझे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना होगा। सबसे पहला आता है मेरे पास फिजिकल चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज सर? फिजिकल चेंज क्या होता है? हम ऑलरेडी 9 क्लास में पढ़ के आते हैं, लोअर ग्रेड्स में पढ़ के आते हैं। सर वो चेंज जो कलर स्टेट के अंदर होता है और जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसे मैं क्या कहता हूं सर? उसे मैं फिजिकल चेंज कहता हूं। आपने बोला बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। मैंने बोला टीयरिंग ऑफ पेपर। पेपर तो मैंने फाड़ा, तो आपने बोला पेपर को फाड़ने के बाद भी दोबारा क्या बना सर? पेपर ही बना। तो ये किस तरह का चेंज है सर? मेरे पास फिजिकल चेंज है। मेरे पास वहां पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। तो आपने बोला ये जो चेंज होता है इसको हम क्या बोलते हैं सर? फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसी तरीके से सर मेरे पास क्या होता है सर? केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है सर? जब मैं एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिलाता हूं, तो आपने बोला सर वहां पे मेरे पास जो चेंज होता है वो केमिकल चेंज होता है। आपने बोला यहाँ पे मेरे पास सर क्या होता है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो जितनी भी केमिकल चेंजेस है सर वो न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करती है। आपने बोला फॉर एग्जांपल देखिए, आयरन को मैंने डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इनिशियली ब्लू होता है। आज बाद में आपने देखा सर कलर जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्रीन के अंदर और ये कॉपर जो है मुझे यहाँ पे मिल गया। आपने बोला अभी के लिए जो रिएक्शन हो रही है ये क्या हो रही है सर? इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी के लिए आपने बोला सर यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है? केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है। आपने बोला सर मेरे घर के अंदर जो है मदर रोज मेरे लिए खाना बनाती है। तो जो फूड की कुकिंग होती है, वो कुकिंग ऑफ फूड क्या है सर? कुकिंग ऑफ फूड जो है वो मेरे पास केमिकल चेंज है। तो आपने बोला केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो आपने बोला यहाँ पे केमिकल चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है, तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, जिसमें आयरन नेल जो है वो ब्लू कलर सॉल्यूशन को ग्रीन कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रही है। तो आपने बोला ब्लू कलर का सॉल्यूशन जब ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा तो इसे मैं केमिकल चेंज बोलूंगा। बोलो ये क्लियर है आपको कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? तो ये हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। अब जो जो चीजें मुझे इस चैप्टर के दौरान पढ़ जरूरत होगी वो मैं आपको हाथों हाथ यहीं पे समझाता जाऊंगा। तो आपने बोला सर केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है सर? केमिकल रिएक्शन जो होती है वो मेरे पास चेंज होता है जिसमें मेरा जो रिएक्टेंट है वो ट्रांसफॉर्म होता है प्रोडक्ट में। और जो प्रोडक्ट बनता है वो ब्रेक इन बॉन्ड से बनता है सर, बिटवीन डिफरेंट एटम। आपने बोला सर ये क्या लिखा? आपने मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आपने बोला केमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए, देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपने बोला मेरे पास सर यहाँ पे कंपाउंड था A+B। मैंने इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन कराई और मेरे पास यहाँ पे जो है कंपाउंड बना। तो सर वो जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड बना मेरे पास AB। तो आपने बोला A और B आपस में जो है कंपाउंड बना रहा है सर। मेरे पास AB था, मैंने इसके अंदर केमिकल रिएक्शन कराई और मेरे पास क्या बना सर? A+B बना। तो आपने बोला केमिकल रिएक्शन क्या होती है सर? वो एक केमिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज क्या होता है अभी भी हम पीछे पढ़ के आए, जिसमें मेरा रिएक्टेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से मेरे पास जो है नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने बोला सर मेरे पास जो है कुछ चीजें होती है जिनको मैं ऑब्जर्व करता हूं, जिनकी वजह से मुझे पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो आपने बोला केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या क्या होता है सर, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। आपने किन्हीं दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया और मैंने आपको नया प्रोडक्ट बनाया।
अब सब्सटेंस नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसको पता लगाने के लिए आपने बोला सर मेरे पास कुछ कंडीशंस होती है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। देखिए पहली कंडीशन क्या है, मेरे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। दूसरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फोर्थ वन इज योर चेंज इन कलर एंड फिफ्थ वन इज योर चेंज इन स्टेट। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चाहे वो लोअर ग्रेड्स हो चाहे वो हायर ग्रेड्स हो, जो एनसीईआरटी किताब है आपकी, वो इतनी अच्छी किताब है कि आप उसकी पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये जो सेक्शन दूंगा, ये जो लेक्चर दूंगा, ये प्योर आपका एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर है। इसके अंदर मैं अपनी एक्सपर्टीज, अपने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड ऑन करूंगा, पर बेस जो है वो मेरा एनसीईआरटी रहेगा, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे के पूरे नंबर आप इस चैप्टर के अंदर लेके आओगे। तो आपने बोला सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है, केमिकल चेंज उनके अंदर देखने को मिलता है और प्रोडक्ट बनता है, उसको मैं केमिकल रिएक्शन कहता हूँ। केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है कैसे पता लगाऊंगा सर? केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, आपने बोला सर उनके लिए ये जो है केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनकी वजह से मुझे पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। अब आपने बोला सर इसको मैं वन बाय वन समझूंगा मेरी एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज है उनसे। देखिए एनसीईआरटी में मेरे पास सबसे पहली एक्टिविटी दे रखी है, वो इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया और उसको आपने बर्न कर दिया। तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर किसी भी चीज को जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। तो आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, तो आपने बोला यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता लग गया था सर? आपने बोला इसके अंदर मुझे यहाँ पे साथ में हीट मिलती है, साथ में लाइट मिलती है। और जब मुझे यहाँ पे हीट और लाइट मिलती है तो सर हीट अगर मेरे को प्रोडक्ट साइड में मिलती है, तो आपने बोला सर प्रोडक्ट क्या होता है और रिएक्टेंट क्या होता है, समझा दीजिए। जो मेरे इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है सर, ये रिएक्टेंट कहलाता है। और जो मेरे एरो के राइट हैंड साइड में लिखा होता है सर, ये मेरे पास प्रोडक्ट कहलाता है। तो अगर मुझे हीट प्रोडक्ट साइड में मिलती है, तो आपने बोला सर यहाँ पे मेरे पास ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर मुझे हीट जो है वो लिबरेट होती हुई दिखती है। लिबरेट होते हुए दिखती है मतलब सर मुझे हीट मिल रही है। और जब मुझे हीट मिलती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो सर उस रिएक्शन को मैं कहता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको अभी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। तो आपने बोला यहाँ पे सर ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, कैसे पता लगेगा? देखिए आपने बोला यहाँ पे हीट मिलेगी, तो हीट मिलने से यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो मेरे पास यहाँ पे चेंज हो रही है, चेक करो। सर आपने बोला यहाँ पे मेरे पास जो है चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिला। एक्टिविटी 1.1 में मुझे कौन सी चीज देखने को मिली सर? 1.1 में मुझे यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिला। आओ आगे चलते हैं सर। देखिए एक्टिविटी 1.2 मेरी एनसीईआरटी में दे रखी है, जो कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको मैं आपसे वापस डिस्कस करूंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। अभी के लिए मैं पढ़ लेता हूं और वो बता देता हूं वो आपसे क्या पूछ रहा है। बोल रहा है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब देखो ये जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, वो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ये होता है। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते सर कि ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपने ये क्यों लिखा। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ये लिखते हैं अपन क्लास नाइन्थ में, जो फॉर्मूला हमने सीखा था उससे। लेड नाइट्रेट को मैंने मिलाया सर पोटेशियम आयोडाइड के अंदर, तो ये मैंने पोटेशियम आयोडाइड के अंदर इसको मिला दिया। आपने बोला सर क्लास नाइन्थ के अंदर हम जो है एक टॉपिक पढ़ते थे एटम एंड मॉलिक्यूल, उसके अंदर हमें टेबल दे रखी थी, आपको वहां बताया था लेड के ऊपर +2 चार्ज होता है, और पॉली एटॉमिक आयन जो होता है वो नाइट्रेट, उसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। कोई भी कंपाउंड फॉर्म करना होता है तो उसको कैसे फॉर्म किया जाता है सर? ये जो चार्जेस होते हैं इनको मैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपने बोला लेड के नीचे 1 आएगा। नाइट्रेट क्योंकि पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है तो उसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, और उसके नीचे यहाँ पे 2 चला जाएगा। आपने बोला इस तरीके से लेड नाइट्रेट बनता है। तो आपने बोला सर देखिए लेड नाइट्रेट मेरे पास बना, तो मुझे पता है लेड नाइट्रेट जो बनता है वो किससे मिलके बनता है? लेड से और नाइट्रेट से। इसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड जो बना वो किससे मिलके बनता है सर? K+ से और I- से। अब आपने बोला इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? साफ साफ दिख रहा है। देखो ये लेड जो है वो इस आयोडीन के पास जाएगा, और ये जो पोटेशियम है ये इस नाइट्रेट के पास जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? साफ साफ दिख रहा है देखो। जब मैं यहाँ पे लेड की आयोडीन की रिएक्शन कराऊंगा तो लेड आयोडाइड बन जाएगा, और मैं जब पोटेशियम और नाइट्रेट की रिएक्शन कराऊंगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। आपसे दो तीन चीजें पूछ रहा है वो। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में ऐड किया मैंने कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व।
तो आपने बोला सर ये केमिकल रिएक्शन है, मुझे यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होता है सर? मुझे ऑब्जर्व होता है ये जो लेड आयोडाइड है, ये एरो जो डाउन साइड एरो बना रहा हूँ, ये क्यों बनता है अभी बताऊंगा मैं आपको। ये जो लेड आयोडाइड है सर, ये येलो कलर का पाउडर बन के वहां पे नीचे बैठ गया। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सर ये नए नए वर्ड आप काम में ले रहे हो, प्रेसिपिटेशन ये क्या होता है ये आप आपको समझाऊंगा। आपने बोला सर, आप अभी ये पूछ रहे हो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, तो एक्टिविटी 1.2 में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको ऑब्जर्व हुई, जरा चेक करो सर। आपने बोला यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, तो एक्टिविटी 1.2 में मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ। आओ आगे चलते हैं सर। देखिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी जो है वो मेरे पास बेस होता है। सर एक्टिविटी 1.3 दे रखी है, जरा चेक करते हैं एक्टिविटी 1.3 क्या कह रही है। कह रही है टेक फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। सर जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब है जिंक के मैंने कुछ टुकड़े लिए, उनको मैंने किसके अंदर ऐड कर दिया सर? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऐड कर दिया। तो आपने बोला सर ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऐड कर दिया। क्या पूछ रहा है यहाँ पे सर वो? और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो सर आप, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। हैंडल दिस एसिड विद केयर, क्योंकि सर एसिड जो है वो मेरे लिए हार्मफुल होते हैं, कोरोसिव होते हैं इसलिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्युल्स? तो आपने बोला सर यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास जिंक क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होने लग जाएगी। तो ये देखो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होते हुए दिख रही है आपको। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर इज एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? तो आपने बोला सर बिल्कुल चेंज आएगा। टेम्परेचर जो है वो मेरे पास वहां पे सर इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होने के कारण सर रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई सर। मुझे जो हीट है वो क्या हुई सर? हीट मुझे लिबरेट होती हुई नजर आई इस रिएक्शन में। साथ में मेरे पास सर क्या चेंज देखने को मिला सर? मेरे पास गैस जो है वो इवोल्यूट हो रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस है, कौन सी गैस इवोल्यूट हो रही है सर? हाइड्रोजन इवोल्यूट हो रही है। तो आपने बोला सर इस एक्टिविटी 1.3 में मुझे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखी, जरा चेक करो सर। तो मुझे एक्टिविटी 1.3 में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखी, एक तो मेरे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो ये एक्टिविटी 1.3 में देखने को मिला मुझे। साथ में मेरे पास सर चेंज इन टेम्परेचर था वहां पे, तो चेंज इन टेम्परेचर मुझे एक्टिविटी 1.3 में देखने को मिला। तो देखिए इन एक्टिविटीज में आपको ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है। तो आपने बोला ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है, इसका मतलब अगर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मेरी केमिकल रिएक्शंस शो कर रही है, तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये कैसी है सर? आपने बोला ये जो रिएक्शंस हो रही है ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन होंगी, ये केमिकल रिएक्शंस है। क्यों है सर? यहाँ पे आपने इवोल्यूशन ऑफ गैस देखा, जो कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपने चेंज इन टेम्परेचर देखा, जो कि सर मेरी जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब चेंज इन टेम्परेचर में आपने बोला सर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसके चलते सर ये जो रिएक्शन है वो क्या हो गई सर मेरे पास? केमिकल रिएक्शन हो गई। तो अभी तक हमें ये समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसे कैसे लिखा जाता है उसको पढ़ लेते हैं सर। आपने बोला ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि आपने वहां पर टेम्परेचर चेंज दिखाया मुझे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेरे पास रिएक्शन जो है वो कितने तरह की होती है सर? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो रिएक्शन मेरे पास दो तरह की होती है सर। एंडोथर्मिक होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जिसमें से जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे, कौन सी रिएक्शन है सर? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर? आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखी हुई है। आपने बोला सर मेरे पास जब हीट इवॉल्व होती है, जब हीट इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो आपने बोला मेरे पास वो रिएक्शन क्या कहलाती है सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो आपको बता रहा है जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है उसमें से मैक्सिमम रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक नेचर की मिलेगी। मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा है सर। एल्यूमिनियम तो मैंने आयरन ऑक्साइड के अंदर डाला, तो आयरन ऑक्साइड के अंदर डाला तो आपने बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है सर। और साथ में मेरे पास क्या बन रहा है सर वहां पे? मेरे पास वहां पे आयरन बन रहा है और मुझे वहां पे हीट लिबरेट होती हुई नजर आ रही है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, आयरन बनेगा और सर मेरे पास वहां पे हीट लिबरेट हो जाएगी।
अब मुझसे कोई बच्चा बोलता है सर कि ये मुझे जो है कंपाउंड आपने कैसे बनाया है ये समझ में नहीं आया, प्लीज समझा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही डाउट आता है कि सर ये कंपाउंड बना कैसे। देखिए ये डाउट तभी आता है जब नाइन्थ क्लास का आपका जो टॉपिक है वो आपका वीक रह जाता है। तो ये एल्यूमिनियम इस आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपने बोला ये आयरन ऑक्साइड बना कैसे, यहाँ पे चेक करिए देखिए। Fe के ऊपर +3 चार्ज होता है, O के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो सर क्या बना मेरे पास, Fe2O3 बना। अब आपने बोला एल्यूमिनियम जो है सर, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है सर, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है सर +3 का। अब आपने बोला आयरन के ऊपर +3 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, तो एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा सर, Al2O3 बनेगा। तो ये देखो आपने यहाँ पे Al2O3 बना दिया। साथ में आपने बोला सर आयरन था वो यहाँ चला जाएगा, और साथ में मेरे पास हीट लिबरेट हो रही है। तो जब हीट लिबरेट होती है मेरे पास, हीट मेरे पास प्रोडक्ट साइड में लिखी जाती है। आपने बोला सर ये क्या कहलाता है मेरे पास, ये रिएक्टेंट है। और ये क्या है सर, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। तो जब हीट लिबरेट होती है प्रोडक्ट साइड में, तो आपने बोला ये किस तरह की रिएक्शन होती है सर, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है हमें समझ में आ गई सर। आपने बोला जब हीट लिबरेट होती है, पहले वहां पे मौजूद नहीं थी बाद में आ जाती है, तो उस रिएक्शन को मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता हूं। इसी तरह से सर मेरे पास एक रिएक्शन होती है जिसको मैं कहता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है सर जिसके अंदर मुझे हीट जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है उस रिएक्शन को करवाने के लिए। अगर मैं हीट नहीं दूंगा तो वो रिएक्शन नहीं होगी सर। आपने बोला सर बहुत तेज भूख लग रही है। अब बहुत तेज भूख लग रही है तो आपने बोला सर मुझे वहां पे खाना बनाना है। अब अगर गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो आप खाना कैसे बनाओगे सर। तो आपको पता है खाना बनाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। तो बिना हीट दिए सर मेरे पास खाना जो है वो नहीं बनेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ती है सर। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने आपके लिए लिखी हुई है सर। ये जो रिएक्शन है आपके पास, ये रिएक्शन लिखी हुई है सर, ये रिएक्शन है मेरे पास यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन। या फिर आप बोलते हो सर ये जो रिएक्शन है मेरे पास यहाँ पे, ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये प्रिपरेशन ऑफ फूड है सर। तो प्रिपरेशन ऑफ फूड है, तो ये आपने बोला सर मेरे पास यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी हुई है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है सर, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर आपने बोला देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेता है। अब वो जब तक फूड नहीं बनाता जब तक उसको सनलाइट नहीं मिलती। ये सब हमने बचपन में पढ़ी हुई है सर छोटी क्लासेस में, देखिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है प्लांट के अंदर तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है सर, प्लांट जो है वो मेरे पास अपने लिए फूड बनाता है। और वो जो फूड होता है वो क्या होता है सर, वो ग्लूकोज होता है जो प्लांट अपने लिए बनाता है। और साथ में वो ऑक्सीजन को लिबरेट कर देता है। ये ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है सर जो हम ह्यूमन बींग्स काम में लेते हैं। तो आपने बोला यहाँ पे जरा चेक करो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे हीट दे रहे हो, सनलाइट जो है वो आप यहाँ पे दे रहे हो, तो किस तरह की रिएक्शन हो गई सर, ये मेरे पास रिएक्शन है एंडोथर्मिक। तो मुझे उम्मीद है आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक यहाँ समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे ये वर्ड्स आगे काम में लेने हैं इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। आप आराम से मेरा वीडियो पॉज करके आप इस वीडियो को देखिए, इसके नोट्स बनाइए। अगर आपने इसके नोट्स बना लिए और आपने ये वीडियो पूरा देख लिया एंड तक, तो मेरी गारंटी है कि बोर्ड में आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और आपको और भी कोई डाउट आता है इस वीडियो के दौरान, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप में मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको मेरी स्क्रीन में दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर में आप टेक्स्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करिए, मैं आपको रिवर्ट जरूर करूंगा। आइए आगे चलते हैं सर। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझने के बाद अब मैं चैप्टर के अंदर एंटर होता हूं। अभी तक मैं आपका केवल और केवल जो है बेस बना रहा था, जो चैप्टर के लिए चीजें काम में आती है वो मैं आपको बता रहा था। अब मैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर एंटर होता हूँ। सर ये जो केमिकल रिएक्शन है ये आपने करवाई, आपने किन्हीं दो चीजों को मिलाया और मेरे पास नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो ये जो केमिकल रिएक्शन आपने करवाई, ये केमिकल रिएक्शन किसी दो सब्सटेंस के बीच में हो रहा था। तो जब मैं उन दो सब्सटेंस के बीच में होने वाली केमिकल रिएक्शन किसी और को बताता हूँ, मान लो मैंने कोई सब्सटेंस गलती से मिला दिया, मुझे जाके अपने बड़े भैया को बताना है कि भैया भैया मुझसे गलती से एक रिएक्शन हो गई। भैया पूछेंगे आपने क्या किया बताओ। तो आप भैया को बताओगे भैया मेरे पास मैग्नीशियम था,
मैंने उस मैग्नीशियम को गलती से जला दिया, तो मैंने मैग्नीशियम को रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास क्या बना वहां पे सर, मेरे पास वहां पे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपने अपने ब्रदर को बताया जाके। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, जरा चेक करो ये इक्वेशन कैसे लिखी हुई है सर। आपने बोला ये इक्वेशन लिखी हुई है वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। वर्ड इक्वेशन क्या होती है सर? जब मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हूँ वर्ड फॉर्मेट की फॉर्म में, उसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। आगे आने वाले हायर क्लासेस में हम वर्ड इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, 10th क्लास में वर्ड इक्वेशन को हम लिखते हैं केवल यहां तक, इसके आगे वर्ड इक्वेशन को मैं काम में नहीं लूंगा। आपने बोला सर कोई दूसरी रिएक्शन लिख के दिखा दो। बहुत ही सिंपल रिएक्शन लिखता हूं सर, देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आपने बोला सर क्या बनता है, आपने बोला वाटर बन जाता है। तो ये जो इक्वेशन दिखाई आपने, ये क्या लिखी हुई है सर, ये वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। तो वर्ड इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ होल वर्ड, होल नेम। तो सर पूरे पूरे वर्ड, पूरे पूरे नाम लिखने पड़ते हैं सर, बड़ी प्रॉब्लम है सर। तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपने बोला सर मेरे पास केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका लेके आए आप। वो जो तरीका है वो है सर मेरे पास केमिकल इक्वेशन। अब मैं सर वहां पे जो केमिकल आपने लिखा उसको मैं उसके नाम से रिप्रेजेंट ना करके मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा उसके यहाँ पे सिंबल से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा सर? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। आपने बोला सर पीछे आपने लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैं मैग्नीशियम को किससे डिनोट करूंगा सर? मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा है। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। आपने बोला ये भी पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? Mg2 और O2 बनता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है सर? MgO बनता है। जिन बच्चों की क्लास 9th कमजोर है और उन्हें ये प्रॉब्लम होती है बनाने में, उनके लिए बना के दिखा रहा हूं मैं। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो डायरेक्ट बना लेंगे, मुझे पता है। तो आपने बोला सर यहाँ पे क्या बना, ये बन गया मेरे लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना अभी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा मैं, रिएक्शन बैलेंस करना आगे सिखाऊंगा, अभी मैं केवल आपको राइटिंग केमिकल इक्वेशन समझा रहा हूं। बोलो ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है। देखो ये लेक्चर कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता, पर ये मेरी गारंटी है जब ये लेक्चर खत्म होगा और जब आप इस लेक्चर को पढ़ोगे, तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर को लेके। और आप डिमांड करोगे मुझसे कि सर ये चैप्टर का जो वीडियो आपने बनाया है प्लीज आप मेरे लिए और भी चैप्टर्स का वीडियो बना दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डिमांड आ रखी है, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रखी है। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, आप चिंता मत करिए। अभी भी रात के 2:03 हो रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मुझे जो है दिन में टाइम नहीं मिलता, मेरा शेड्यूल बहुत ही ज्यादा पैक है। उसके बावजूद मेरे एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं है, क्योंकि लास्ट 10 डेज से सर मेरे को जो प्यार मिला बच्चों का, क्योंकि मैंने जेई के वीडियोस अपलोड करे थे, जेई के वीडियो में बच्चों ने जो प्यार दिया उसी को देखते हुए अब मैं आपके लिए जो है ये बोर्ड के लिए सीरीज लेके आया हूं। और सारे बोर्ड एग्जाम के जो मेरे पास टॉपिक है उनको मैं यहाँ पे कवर करूंगा 1 बाय 1। आओ आगे चलते हैं सर। तो आपने बोला सर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो जब मैंने मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आपने पीछे बोला था हाइड्रोजन तो और ऑक्सीजन को आपने मिलाया, तो लो मिला दिया सर, क्या बनेगा सर? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। देखो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है सर, ये मेरे पास केमिकल रिप्रेजेंटेशन है। बोलो क्लियर है क्या? तो ये जो है ये केमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सर, ऑलरेडी मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, वापस बता देता हूँ। आपने बोला सर देखिए यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है कि जिंक तो आपने डाइल्यूट H2SO4 में डाला। ये वही रिएक्शन है सर जो आपकी एक्टिविटी में दे रखी है, एक्टिविटी वाली रिएक्शन उठा लाया मैं आपके लिए। आपने बोला यहाँ पे क्या बना सर, मेरे पास बना जिंक सल्फेट, साथ में मेरे पास गैस रिलीज हुई हाइड्रोजन। देखो इस हाइड्रोजन गैस को जब मैं रिलीज करूंगा तो मुझे पता है हाइड्रोजन गैस हवा में चली जाएगी, तो मैंने यहाँ पे एक एरो लगा दिया सर। ये जो एरो है ये क्या डिनोट करता है सर? ये एरो डिनोट करता है कि जो बनने वाला सब्सटेंस है ये क्या है सर? ये बनने वाला सब्सटेंस मेरे पास जो है वो गैस है। तो आपने बोला ऐसे और कितने सिंबल होते हैं सर जिनको मैं केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो देखिए सारे सिंबल मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे जिंक के आगे एस लिखा है, आपने बोला सर एक्स क्यों लिखा? क्योंकि एस रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को, तो ये सॉलिड है इसलिए यहाँ पे एस लिखा आपने। आपने यहाँ लिखा ए क्यू, ए क्यू क्या होता है सर? ए क्यू रिप्रेजेंट करता है एक्वस सॉल्यूशन को,
एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है सर? एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर मैंने पानी मिलाया हुआ होता है। ठीक है, तो वाटर एडेड जो मेरे पास सॉल्यूशन होता है उसको हम एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। आओ आगे चलता हूँ। उसके बाद आपने बोला सर लिक्विड जो होता है, जिसकी स्टेट लिक्विड होती है, उस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूँ सर? उस सॉल्यूशन को मैं डिनोट करता हूँ एल से। तो यहाँ पे आपने बोला सर एल से डिनोट करूंगा। जो गैसियस फेज में होता है उसको जी से डिनोट करता हूँ। जो मेरे पास गैस प्रोड्यूस होती है और जो वो उस सॉल्यूशन से गायब हो जाती है उसको मैं अपसाइड एरो से प्रोड्यूस करता हूँ। जो मेरे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और उसको जो है रिप्रेजेंटेशन में करता हूँ, वो मैं करता हूँ डाउन साइड एरो से। याद करो अभी पीछे लेड आयोडाइड के लिए मैंने डाउन साइड एरो लगाया था। मैंने आपको बताया डाउन साइडेड एरो क्यों लगा रहा हूं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जब भी मेरे पास प्रेसिपिटेट बनता है तो ये डाउन साइड एरो में लगा देता हूं। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होता है? देखो वैसे तो मैं आगे बताऊंगा आपको प्रेसिपिटेट क्या होता है, पर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं यही बता देता हूं आपको। सर मान लो मैंने पानी के अंदर मिट्टी को डाला। ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैंने मिट्टी को डाला। तो आपने बोला क्या होगा थोड़ी देर बाद? सर मिट्टी जो है वो पानी में नीचे बैठ जाएगी। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो सर, आप कितनी भी कोशिश कर लो, पानी में वो मिट्टी डिजोल्व नहीं होगी। आप उसको कितना भी स्टेर कर लो, शेक कर लो, पानी के अंदर वो मिट्टी डिजोल्व नहीं होगी। तो पानी के अंदर वो मिट्टी जाके बैठ जाएगी। तो आपने बोला सर इसी तरह जब केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस उस सॉल्यूशन में जाके नीचे बैठ जाता है और आप उसको कितना भी स्टेर कर लो, वो जो सब्सटेंस है वो वहां पे नीचे की तरफ बैठा रहता है और वो उसमें मिक्स नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता। उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। बोलो क्लियर है क्या? अभी आगे भी बताऊंगा आपको प्रेसिपिटेशन क्या होता है। एक बार के लिए वर्ड आया तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आओ आगे चलते हैं। सर अब आप आपने बोला, जब आपने मुझे रिएक्शन लिखना सिखा दिया, आपने मुझे रिएक्शन को केमिकली लिखना सिखा दिया, तो वो केमिकली रिएक्शन को मुझे जो है यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। सर बैलेंस करने की नीड क्यों है? वाई वी आर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन? देखिए क्लास नाइन्थ के अंदर आपने ये लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप अप्लाई करोगे तो ही वो केमिकल रिएक्शन वैलिड होती है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होता तो आपने बोला सर मेरे पास केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो है वो वैलिड नहीं होती। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है सर? मास ऑफ रिएक्टेंट, जिसे भी आप रिएक्ट करवा रहे हो, वो मेरे पास मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। और वो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर तब होगा जब मेरी रिएक्शन केमिकली बैलेंस होगी। देखो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। अभी अभी आपने लिखा सर मेरे पास पीछे H2 + O2 गिव्स H2O। देखो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करता हूँ तो वो अप्लाई नहीं होगा। हाइड्रोजन एटम का मास जो होता है वो 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन एटम का मास 2 × 1 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा सर? 16 × 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो आपने बोला सर यहाँ पे मेरे पास क्या बना, अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास बना, जरा चेक करो सर, 1 × 2 + 16। तो आपने बोला जरा यहाँ पे चेक करो सर, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है मेरे पास? मास ऑफ रिएक्टेंट तो मेरे पास 34 ग्राम आ रहा है। और मास ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ रहा है सर? 18 ग्राम आ रहा है। तो आपने बोला सर ये तो मेरे पास यहाँ पे गलत हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ये तो मेरे पास यहाँ पे गलत हो गया। आपने बोला सर गलत क्यों हो गया? क्योंकि रिएक्शन मेरे पास अनबैलेंस थी। अब अगर रिएक्शन अनबैलेंस है तो रिएक्शन तो बैलेंस कर दो। अब रिएक्शन तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उन नंबर ऑफ एटम्स को मुझे आपस में बराबर करना पड़ता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखता तो आपने बोला सर यहाँ पे मेरे पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी मेरे पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ मेरे पास दो ऑक्सीजन है, पर सर यहाँ पे तो मेरे पास एक ही ऑक्सीजन है। अब उस ऑक्सीजन को अगर मैं बैलेंस करता तो उस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सर मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ता। जैसे मैं यहाँ पे 2 लगाता तो 2 लगाते ही सर ये पूरा मॉलिक्यूल छिड़ जाता। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए सर? 2 × 2 = 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए। तो मुझे यहाँ पे भी 2 अप्लाई करना पड़ता 4 हाइड्रोजन करने के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए सर, यहाँ पे पहले से ऑक्सीजन 2 थे। तो अब आपने बोला ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई मेरे पास। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो आपने क्या किया सर, आपने इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया। तो क्या ये सब्सटेंस मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? और इस पूरे इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा सर, जरा चेक करो। अब मेरे पास जो मास ऑफ रिएक्टेंट है और मास ऑफ प्रोडक्ट है, क्या वो बराबर आ रहा है क्या? सर 16 2 ज़ा 32 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरे पास कितना आया सर? 4 + 32, ये आ गया 36 ग्राम आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये कितना आ रहा है सर मेरे पास, चेक करो। ये 18 था, तो 18 2 ज़ा कितना आ गया सर? देखो 36 ग्राम। तो आपने बोला सर मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो गया, देखो चेक करो आपके सामने है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है सर? क्योंकि मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाना पड़ता है। बिना बैलेंसिंग इक्वेशन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता। ये मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से लिखना, इसको देखना, इसको रिमाइंड करना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। नहीं आती तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उसमें अपना व्हाट्सएप हाई करें। मैं आपको जो है फ्री टाइम पे ये वीडियो के अंदर जो भी डाउट है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। देखो ये एक नई चीज है, कोई भी ऑनलाइन लेक्चर आपको मिलता है उसमें आपको कोई भी हेल्प सपोर्ट नहीं मिलता। चैट के अलावा मैं आपको यहाँ पे लाइव सपोर्ट दे रहा हूँ। उसके लिए आपको जो है टेक्स्ट मैसेज करना पड़ेगा, कॉल मत करना, मैं कॉल पिक नहीं करता क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। मैं आप पर रिप्लाई मैसेज का जरूर करूंगा। आओ आगे चलते हैं सर। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है? देखो मैं जो मेथड प्रेफर करता हूँ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिकल फॉर्म है सर, प्योर मैथमेटिक्स है, तो मैं बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करता हूँ सर। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है सर? आपने बोला मैं एटम को पढ़ूंगा और पढ़ के एटम को मैं वहां पे बैलेंस करूंगा। तो मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, यहाँ पे जरा चेक करो सर। रिएक्शन लिखी हुई है Zn + HCl गिव्स ZnCl2 + H2। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता तो मेरे पास Zn ऑलरेडी बैलेंस है सर। मेरे पास प्रॉब्लम क्या है सर? मेरे पास प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये देखिए सर, Zn यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि दोनों वन है। मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो आपने बोला प्योर मैथमेटिक्स है सर, दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ सर? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 1 जिन था, यहाँ पे भी 1 जिन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है। आपने बोला सर ये रिएक्शन मेरे पास बैलेंस हो गई। देखो रिएक्शन बैलेंस करना आसान है, आपने बोला प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए सब्सटेंस दे दिया सर। क्या कह रहा है उस सब्सटेंस के अंदर? वो आपको कह रहा है A टाइम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस B टाइम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम फॉस्फेट, तो C टाइम्स ऑफ, सर कैल्शियम फॉस्फेट मिल गया आपको यहाँ पे, प्लस में सर D टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया आपको सर, ये दे रखा है। अब वो आपसे कह रहा है बताओ यहाँ पे A B C D क्या आएगा। जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे पता करोगे तो आपके पास यहाँ पे A B C और D की वैल्यू निकल के आएगी। हिंट के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको सर, यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना दे रखा है सर, यहाँ पे कैल्शियम है 3, और यहाँ पे कैल्शियम मेरे पास क्या है सर? यहाँ पे कैल्शियम मेरे पास यहाँ पे एक ही है, सिंगल कैल्शियम है। तो आपने बोला जब इसमें मैं हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करूंगा, तो आपने बोला इस ए की जगह मैं क्या फिल कर दूं सर? 3 फिल कर देता हूं। जैसे इस ए की जगह आपने 3 फिल किया, यहाँ पे चेक करो क्या हो जाएगा सर? ये 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद आगे चलता हूं सर, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मेरे पास कितने फॉस्फोरस है। अगर मैं इस फॉस्फोरस के ऊपर टारगेट करता हूं, तो इस फॉस्फोरस को देखता हूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है PO4 होल ट्वाइस। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है कि ये टोटल 2 फॉस्फोरस है और ये टोटल मेरे पास 8 ऑक्सीजन है। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 फॉस्फोरस दिख रहे हैं और 8 ऑक्सीजन दिख रहे हैं सर। यहाँ पे मुझे कितना फॉस्फोरस दिख रहा है सर? यहाँ पे तो मुझे सिंगल फॉस्फोरस दिख रहा है। अब फॉस्फोरस को अगर मैं बैलेंस करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? साफ साफ दिख रहा है सर। तो आपने बोला फॉस्फोरस को बैलेंस करता हूं, तो मैंने यहाँ पे 2 अप्लाई किया। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। आओ आगे चलते हैं। तो आपने बोला ये 2 लगा दिया आपने, चलो आगे चलता हूँ। कैल्शियम बैलेंस कर दिया, फॉस्फोरस बैलेंस कर दिया, आओ सर ऑक्सीजन को टारगेट कर लेते हैं। जरा यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको सर? यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 8 ऑक्सीजन। तो आपने बोला सर सी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? यहाँ पे मुझे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर? यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन दिख रहे हैं 2 3 6। ये 6 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे तो ही हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। तो 2 हाइड्रोजन तो बैलेंस करने के लिए मुझे जो है कितने यहाँ पे नंबर लगाना पड़ेगा सर?
यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा 3 नंबर। ये देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया। अब आपने बोला हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया तो बचा क्या सर, ऑक्सीजन बचा, तो चेक कर लो। 3 3 जा 9, 9 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है सर, 3 3 जा 9, 9 ऑक्सीजन ये हो गए। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए सर, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। तो 9 और 8 17 हो गए सर। अब देखो यहाँ पे 9 ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन बैलेंस है आपस में। ये जो 8 ऑक्सीजन है, इस 8 ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस कर दो सर। तो 4 2 जा 8, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है मेरे पास। तो इसका मतलब सी में क्या आएगा सर, कुछ भी नहीं आएगा, ये बन लगा दो सर, ये लो। तो A3 मिल गया सर, B2 मिल गया सर, C1 मिल गया सर, और डी मुझे क्या मिल गया सर, डी मुझे यहाँ पे 3 मिल गया सर। बोलो क्लियर है क्या। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने इसको सॉल्व किया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आप इसके लिए जो है, मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप हाई करिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस है वो वहां पे आपके पास ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। वहां पे आप प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। सर देखिए आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाया है मैंने यहाँ पे। एनसीईआरटी को कभी भी हम जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते सर। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे रखी है, आपको क्या रहा है, बैलेंस कर दीजिए सर। तो ये बैलेंस कर देंगे रिएक्शन, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। तो ये आपके लिए जो है प्रैक्टिस हो गई। इस प्रैक्टिस शीट में आप इसको करिए और ये आपसे बैलेंस होगा। बोलिए क्लियर है क्या। बिल्कुल क्लियर है, आओ आगे चलते हैं। सर ये बोल रहा है रिएक्शन कंडीशन। देखिए कुछ रिएक्शंस एनसीईआरटी में ऐसी दे रखी है जिनके अंदर मैंने कंडीशन मेंशन करी हुई है। जब मैं रिएक्शन के अंदर कंडीशन मेंशन कर देता हूं तो वो कंडीशन रिएक्शन बन जाती है। किस तरह की कंडीशन की आप बात कर रहे हो। सर एनसीईआरटी में लिखी हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड को जब मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट कराता हूँ 340 एटमोस्फेयर में, तो मेरे पास मीथेन ऑल बनता है सर। इसका नाम होता है मीथेन ऑल। कार्बोनेट कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा मीथेनॉल बनता है। वो भी मैं आपके लिए चैप्टर का है प्रिपरेशन करूंगा, तो जब मैं वहां प्रिपरेशन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से वो चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, आप निश्चित रहिए। सर ये जो 340 एटमॉस्फेयर है, ये क्या लिखा हुआ है सर आपने, ये प्रेशर लिखा हुआ है। तो देखो इससे पहले तो आपने प्रेशर की कंडीशन वहां पे मेंशन नहीं करी थी। अगर ये कंडीशंस आप मेंशन करते हो तो इनको मैं बोल देता हूं कंडीशनल रिएक्शंस या रिएक्शन कंडीशंस। नीचे वाली रिएक्शन चेक करो सर, ये क्या है। अभी अभी आपने मुझे पढ़ाया था पीछे सर, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन थी। तो आपने बोला सर देखो वहां पे आपने सनलाइट मेंशन करी, आपने क्लोरोफिल मेंशन किया। आप यहाँ पे सर क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप इनकी स्टेट्स मेंशन कर रहे हो। तो ये किस तरह की रिएक्शन है सर, आपने बोला ये रिएक्शन जो है ये कंडीशन बेस्ड रिएक्शन है। तो कंडीशन बेस्ड रिएक्शन क्या होती है सर, कुछ भी नहीं होती, वो रिएक्शंस जिनके ऊपर आप प्रेशर, टेम्परेचर, अगर कोई कैटेलिस्ट आप काम में ले रहे हो तो कैटेलिस्ट, जब इन सब चीजों को आप मेंशन कर देते हो तो वो रिएक्शन कैसे बन जाती है मेरे लिए सर, वो रिएक्शन मेरे पास कंडीशन रिएक्शन बन जाती है। बोलो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो सर देखो एक से एक छोटा सा छोटा टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बताया था, और पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे आपका। कोई भी डाउट ऐसा नहीं है जो आपके मन में रह जाए। चैप्टर का लेंथ कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता, पर ये बात मेरी श्योरिटी है जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, ये वीडियो खत्म होगा, आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होगा सर। आपने बोला ये पढ़ने के बाद अब हम एंटर होते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सर। मेरे पास कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है सर, मेरे पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन टाइप, डिकम्पोजिशन टाइप, सिंगल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, सॉरी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद सर रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जो आप मुझे ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो सर ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपने मुझे एनसीईआरटी में दे रखी है, आओ इसको वन बाय वन डिस्कस करता हूं। देखो मैंने एक एक एक्टिविटी एनसीईआरटी की उठाई है। मैं एनसीईआरटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, आप भी मत करिएगा। आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़िए, आपका बोर्ड में बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। तो सबसे पहला जो आपने लिया था रिएक्शन, आपने ली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन में दिक्कत आती है सर। देखिए आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से नोट्स बनाइए। इतने अच्छे नोट्स बनेंगे आपके कि आपका बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो मेरे पास होता है। आपने बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो एलिमेंट को जब मैं कंबाइन करता हूँ, या वन एलिमेंट को जब मैं कंबाइन करता हूँ, वन कंपाउंड और टू कंपाउंड को, तो मेरे पास जब सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो आपने बोला उसे मैं क्या कहता हूं सर, उसे मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता हूं। दो तो आप मिला के एक बना रहे हो तो इसे क्या बोलते हैं सर, कॉम्बिनेशन बोलते हैं।
देखो फॉर एग्जाम्पल सर, हाइड्रोजन और क्लोरीन तो मैंने मिलाया तो मेरे पास क्या बन गया सर, HCl बन गया। तो दो एलिमेंट मैंने मिलाए और आपस में क्या बना सर, कंपाउंड बन गया। इसे मैं क्या कहता हूँ सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता हूँ। नीचे देखो सर, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या ये कंपाउंड है क्या, बिल्कुल एक कंपाउंड है। इसको मैंने किसके साथ मिला दिया, ऑक्सीजन के साथ, क्या ये एक एलिमेंट है, बिल्कुल एलिमेंट है। जब कंपाउंड और एलिमेंट को आप मिलाओगे तो भी क्या बनेगा सर, कंपाउंड बनेगा। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो एलिमेंट मिलाए कंपाउंड बना, एक कंपाउंड एक एलिमेंट मिलाया सर कंपाउंड बना। इधर आओ सर, ये दो कंपाउंड मिला दिया आपने आपस में, अमोनिया और HCl, क्या बना सर, अमोनियम क्लोराइड बना, ये भी एक कंपाउंड है। तो आपने बोला सर ये कैसी रिएक्शन है, ये तीनों की तीनों मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब मेरी एनसीईआरटी सर इसको एक्टिविटी से समझा रही है, तो मेरी एक्टिविटी से एनसीईआरटी एक्टिविटी से समझा रही है, तो वह एक्टिविटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एक्टिविटी मेरे से बोर्ड में वो डायरेक्ट पूछता है। तो आपने बोला एक्टिविटी तो मैं स्किप नहीं कर सकता, तो वो एक्टिविटी मुझे आपको पढ़ानी पड़ेगी, देखो ये रही। तो उस एक्टिविटी को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप करके मत जाना सर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए आपको एक्टिविटी 1.4 एनसीईआरटी में दे रखी है सर। 1.4 एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, जरा पढ़ो यहाँ पे। बोल रहा है टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है सर मेरे पास, जिसको मैं क्विकलाइम भी बोलता हूँ, इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसके अंदर मैंने वाटर मिलाया। बोल रहा है टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, ये देखो ये आपने बीकर को यहाँ पे क्या किया सर, ये बीकर को आपने टच किया, आप क्या चेक करना चाह रहे हो, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सर टेम्परेचर पे चेंज होगा, हमें पता है। तो आपने बोला कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं पानी के साथ रिएक्ट करता हूं तो मेरे पास वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे मैं क्या कहता हूं सर, व्हाट इज दिस, दिस इज योर क्विक लाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर एनसीईआरटी की। ये मेरे पास क्या है सर, वाटर है। जब ये बनता है तो आपने बोला सर ये क्या बन गया सर, ये बन गया मेरे पास लाइम वाटर। अच्छा क्विक लाइम क्या होता है सर, अगर मैं क्विक लाइम की आपसे बात करूँ तो क्विक लाइम क्या होता है सर, क्विक लाइम होता है मेरे पास चूना। क्विक लाइम क्या होता है सर, चूना होता है। और जब चूने में मैं पानी मिलाता हूं, तो चूना में जब पानी मिलाया जाता है तो सर चूना में पानी मिलाने पे मेरे पास वहां पे बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है। और आपने बोला जब ये हीट लिबरेट होगी तो ये हीट जो लिबरेट है वो रिएक्टेंट साइड है या प्रोडक्ट साइड है, तो वो तो प्रोडक्ट साइड हो रही है सर। अगर हीट लिबरेट प्रोडक्ट साइड होती है तो वो मेरे पास क्या कहलाता है सर, वो मेरे पास कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो ये कौन सी रिएक्शन है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सर, वो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है। तो आपने बोला क्या टेम्परेचर में चेंज ऑब्जर्व होगा, बिल्कुल यस। टेम्परेचर क्या हो जाएगा सर, टेम्परेचर मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। देखो यही सवाल बोर्ड में एज इट इज पूछ लेता है आपसे, आपके पास जो है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो आपने बोला सर यहाँ पे देखो ये लिख रहा है दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है। एनसीईआरटी की एक भी लाइन हमें नहीं छोड़नी, एक एक लाइन हमें एनसीईआरटी की पढ़नी है। अगर वो लाइन हमने पढ़ ली, उसके बाद सर आपने बोला मेरे पास जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आए। बोलो क्लियर है क्या। इसी के अंदर सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो मैंने वो भी स्किप नहीं किया, मैं आपके लिए उठा के लाया हूँ उसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर। एनसीईआरटी के अंदर एक एक लिखी हुई चीज इंपॉर्टेंट है, बच्चों से स्किप हो जाती है, इसलिए मैं अपने वीडियो में उठा के लाया हूँ ताकि बच्चों को ये चीजें पता रहे। यहाँ पे क्या कह रहा है सर, ध्यान से देखिए। जो सॉल्यूशन होता है स्लेट लाइम का, वो प्रोड्यूस होता है रिएक्शन 1.13 में। इससे मैं यूज लेता हूँ सर व्हाइट वॉशिंग में, कहाँ यूज लेते हैं आपने बोला इसको, सर इसे व्हाइट वॉशिंग में यूज लेते हैं, जरा चेक करो। सर व्हाइट वॉशिंग में इसे मैं यूज लेता हूँ। व्हाइट वॉशिंग के अंदर आपने बोला सर यूज लिया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के अलावा और कहाँ यूज लेता हूँ सर, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में यूज लिया जाता है सर इसको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई सर। जब आपने बोला ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना मेरे पास, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं सर दीवारों में चूना जो होता है, आपने बोला चूना है ना सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने बोला सर चूने तो आपने पानी में मिलाया, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, इस चूने को आपने व्हाइट वॉशिंग के लिए काम में लिया, इस चूने को आपने दीवारों में पेंट कर दिया। अब दीवारों में पेंट करने के बाद आपने बोला सर इसको मैं 2-3 दिन के लिए छोड़ देता हूँ। 2-3 दिन के लिए छोड़ने के बाद क्या होता है सर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस CO2 से रिएक्ट करता है। जब ये CO2 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनता है सर, आपने बोला यहाँ पे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है।
ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किसका फॉर्मूला है सर? आपने बोला कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्मूला है ये है व्हाइट मार्बल का। और व्हाइट मार्बल जो है वो कैसा होता है सर? व्हाइट मार्बल जो है वो शाइनी होता है सर। शाइन करता है, बहुत बढ़िया चमकता है सर। दूर से लगता है वाह क्या घर बनाया है, व्हाइट मार्बल का घर है, बहुत ही अच्छा, अति उत्तम। तो आपने बोला सर ये जो व्हाइट मार्बल जो होता है वो इसलिए चमकता है क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये जो मेरी दीवारें हैं चूने की, ये ऐसे चमकती है कि पता ही नहीं चलता कि वहां पे चूना का रखा है या व्हाइट मार्बल लगा रखा है। तो बोलो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपसे एज इट इज सवाल बना लेता है सर। जब मैं आपको सवाल पढ़ाऊंगा, पीवाईक्यूज कराऊंगा इन चैप्टरों के, तब मैं आपको ये टॉपिक में दिखाऊंगा। वो वीडियो जो है आप मिस मत करना। वो वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। आओ आगे चलते हैं सर। बोल रहा है अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसे कुछ और एग्जाम्पल बताइए सर। देखिए ये यहाँ पे मीथेन को जला रहा है, मीथेन को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस में मुझे बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट ऑफ हीट मिलता है। तो आपने बोला ये भी मेरे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अच्छा, इस रिएक्शन में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा जो आप नहीं जानते। सर ये जो CH4 होता है, ये CH4 क्या कहलाता है सर? दिस CH4 इज योर हाइड्रोकार्बन। ये CH4 क्या होता है सर? दे हाइड्रोकार्बन होता है। आपने बोला हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर? हाइड्रोकार्बन वो सब्सटेंस होता है जो केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं होता। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। उसके अंदर और कोई भी सब्सटेंस नहीं होता, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो देखो हाइड्रोकार्बन के लिए मैं आपको एक जनरल बैलेंसिंग पढ़ा रहा हूं, उससे आप कोई सा भी हाइड्रोकार्बन 2 मिनट में बैलेंस कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, CXHY। कितने कार्बन लिए? X कार्बन लिए। कितने हाइड्रोजन लिए? Y हाइड्रोजन लिए। आपने बोला उसको मैंने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? सर आपने बोला Y/4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। X+Y/4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। कितना CO2 बनेगा सर? आपने बोला X टाइम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। कितना वाटर प्रोड्यूस होगा सर? आपने बोला जो भी Y था उसको Y/2 कर दो, इतना वाटर मेरे पास प्रोड्यूस होगा सर वहां पे। तो देखो जब ये रिएक्शन आप यहाँ पे लिखते हो, तो आपने बोला सर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो आपने मेरे पास लिखी है यहाँ पे, ये जो लिख रहे हो आप, व्हाट इज दिस सर? दिस इज योर जनरल बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। सर इसके लिए अलग से फॉर्मूला जो दे रहे हो, क्या मैं इसको जनरल बैलेंसिंग को हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो सर। देखो आपने बोला ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आपने इस एल्केन इस हाइड्रोकार्बन के ऊपर अप्लाई किया, अप्लाई होगा सर। अगर मैं इस हाइड्रोकार्बन तो बढ़ा देता आपके लिए, अगर मैं बोल देता मान लो मैंने आपको यहाँ पे जो है, आपने बर्न किया पेंटेन को, तो पेंटेन को बर्न करने के लिए आपने बोला C5H12 है मेरे पास, इसको मैंने जलाया, तो मुझे यहाँ पे कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे? आपने बोला जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ CXHY से, तो यहाँ पे X मुझे 5 दिख रहा है और यहाँ पे Y मुझे 12 दिख रहा है। कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? X+Y/4, तो X+Y/4 का मतलब क्या है सर? 5+12/4, तो 5+12/4 कितना आ गया सर मेरे पास? 5+12/4, तो 12/4 तो 3 आ गया, और +5, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन चाहिए? 8 ऑक्सीजन चाहिए। देखो डायरेक्ट इससे कंपेयर किया मैंने। कितने CO2 बनेंगे? X टाइम्स ऑफ CO2 बनेंगे, तो X कितना है सर? 5 है, तो 5 टाइम्स ऑफ CO2 बना दूंगा। सर कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? सर Y कितना है सर? 12 है। वाटर मॉलिक्यूल कितने बनते हैं? Y/2, डायरेक्ट बनाओ सर, 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो देखो ये जनरल बैलेंसिंग से आपने बोला सर क्या हुआ, 2 मिनट में मैंने हाइड्रोकार्बन को बैलेंस कर दिया। देखो हाइड्रोकार्बन आपके एनसीईआरटी में वो जला रहा है, हाइड्रोकार्बन की बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की रिएक्शन दे रखी है। सर ये जो CH4 होता है, ये CH4 क्या है सर? ये CH4 मीथेन है। और मीथेन क्या है सर? नेचुरल गैस है। तो मीथेन अगर वो जला रहा है तो वो और भी हाइड्रोकार्बन जला सकता है। तो वो जला सकता है, तो आपने बोला उसके लिए जो जनरल बैलेंसिंग है ये मुझे पता होनी चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? इसलिए मैंने आपको बोला था इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आओ आगे चलते हैं सर। बोल रहा है डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सर रेस्पिरेशन होता क्या है, पहले तो ये बताओ आप।
आपने बोला सर मैंने जो है फूड इंटेक किया। फूड जो आप इंटेक करते हो, जो फूड आप लेते हो वो क्या है सर? ग्लूकोज है। फूड इंटेक करने के बाद मैंने जो है रेस्पायर किया अपने आप को, मैंने ऑक्सीजन इंटेक करी। तो अगर मैंने ऑक्सीजन इंटेक करी तो ऑक्सीजन इंटेक करने पे क्या होता है सर? वो फूड का ब्रेकेज होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, और साथ में क्या होता है सर? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सर, ये हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। करके देख लो, अभी करके देख लो सर। ये मैंने ऑक्सीजन इंटेक करी, अब मैं हाथ रखता हूं आगे, और जब मैं अपनी ऑक्सीजन छोड़ूंगा तो मुझे साफ साफ फील हुआ सर, मेरे हाथ में गर्म ऑक्सीजन आई अंदर से। तो कैसा प्रोसेस है सर? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपने बोला सर यहाँ पे देखो हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आपने बोला ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मेरी बॉडी के अंदर CO2 बनता है, वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी रिलीज हो जाती है। अभी अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया आपने, वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कैसी है सर? आपने बोला सर वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है मेरे पास क्या हो जाएगी सर? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो सवाल है वो आपसे कहाँ पूछ सकता है सर? ये सवाल जो है आपसे असर्शन रीजन में पूछा जाता है। असर्शन और रीजन में ये सवाल पूछा जाता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। बोलो क्लियर है क्या? आओ आगे चलते हैं। बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको आप। सर आपने बोला वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। सर कंपोस्ट का मतलब होता है क्या सर? देखो कंपोस्ट होती है आपकी खाद, जिसे हम कहाँ डालते हैं सर? खेतों में डाला जाता है, जिसमें आप वेजिटेबल ग्रो करने के लिए उसको डालते हो। तो वेजिटेबल मैटर का जब आप डिकम्पोजिशन कराते हो तो होता क्या है सर? वहां पे वेजिटेबल मैटर के अंदर आप बॉन्ड्स तो ब्रेक करते हो। वेजिटेबल मैटर के अंदर आप ब्रेक करते हो बॉन्ड्स तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने से वहां पे क्या होता है सर? एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। उसी हीट के रिलीज होने के कारण सर वहां पे मेरे पास क्या होता है सर? वो रिएक्शन कैसी बन जाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाती है। बोलो बात क्लियर है क्या? कैसी रिएक्शन बन जाती है सर? आपने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। आओ आगे चलते हैं सर। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं सर अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्योंकि आप मुझे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टॉपिक पढ़ा रहे थे। देखो बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन में मैंने ऑक्सीजन तो मिला दिया सर, कार्बन में मैं ऑक्सीजन तो मिला रहा हूं तो क्या बनता है? CO2 बनता है। दो एलिमेंट तो मिला के एक एलिमेंट बना रहे हो, कैसी रिएक्शन है सर? बर्निंग ऑफ कोल। सर मेरे पास जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से मैंने वाटर को फॉर्म किया, कैसी रिएक्शन है सर? मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे नोट लिख देता हूँ आपके लिए, ध्यान रखना ये नोट अब, क्योंकि मैं आपको बैलेंसिंग पढ़ा चुका हूँ। एवरी रिएक्शन इन केमिस्ट्री मस्ट बी रिटन इन बैलेंस्ड फॉर्म। ऐसा नहीं सर कि आप बिना बैलेंस करे इक्वेशन को लिख दो। अगर आपने ऐसा लिख दिया बिना बैलेंस करे तो सर बोर्ड में वो आप पे नंबर काट लेगा। इस चीज को ध्यान रखना, रिएक्शन मेरे पास बैलेंस्ड होनी चाहिए तभी वो आपको पूरे मार्क्स देगा। बच्चे पूछते हैं सर हमारे मार्क्स कट गए, हमारे पूरे नंबर नहीं आए, इन्हीं सिली मिस्टेक के कारण नहीं आते। कभी भी रिएक्शन को अनबैलेंस नहीं छोड़ के आओगे, रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है, आओ आगे चलते हैं सर। देखो सेकंड टाइप की रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या रिएक्शन होती है सर? जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट होता है। कैसा रिएक्टेंट होता है? सिंगल रिएक्टेंट होता है। वो उसको डिकम्पोज किया जाता है विद द एप्लीकेशन ऑफ। अब एप्लीकेशन क्या है सर? या तो हीट दे दो, या लाइट दे दो, या इलेक्ट्रिसिटी दे दो। और वो क्या बनाएगा सर? वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन सर तीन तरह की होती है। क्यों होती है तीन तरह की? क्योंकि आप देखो तीन एप्लीकेशंस दे रहे हो। आपने उसको हीट दी, आपने उसको लाइट दी, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी। तो पहली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कौन सी है सर? वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्ड हीट, जिसे हम हीट देते हैं। उस रिएक्शन को मैं बोलता हूं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस। और और सर जिसको हम पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसे हम क्या पढ़ते हैं सर? थर्मल डिकम्पोजिशन। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो ये जो है मैंने आपको बोला था आपकी NCERT की एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता।
तो वापस से आपके लिए जो एक्टिविटी है वो मैं उठा लाया है यहाँ पे 1.5 थर्मल डिकम्पोजिशन वाली। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो सर, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उस एक्सपेरिमेंट में टेस्ट ट्यूब जो है उसका जो नोजल है वो इस बच्चे से दूर है, क्योंकि इसमें से जो गैस बाहर निकलेगी वो गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में जानी चाहिए। कभी भी टेस्ट ट्यूब को ऐसे सामने रख के नहीं करते सर, नहीं तो गैस सीधा आपके नोज में चली जाएगी और वो जो है वो गलत चीज हो जाती है। इसलिए हमेशा टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके और मैं हीट करता हूं, ताकि जो भी गैस इवोपरेट हो वो आपसे दूर जाए, आपके नोज की तरफ नहीं आए। तो जब भी आप लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, आप इन चीजों का ध्यान रखना सर। क्या कह रहा है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए मैंने इन अ ड्राई बॉलिंग ट्यूब। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले रहा हूं सर। देखो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। ये मेरे पास फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है सर। आपने बोला सर ये .7H2 आपने क्या लगा दिया, ये व्हाट इज दिस सर, अभी समझाता हूँ ये क्या होता है आपको, आगे चलो। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो आपने बोला FeSO4.7H2, तो अगर मैं कलर नोट करता हूँ तो ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, ये याद रखना सर। आगे चलो। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर एंड स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। देखो इसको आपने हीट किया। तो आपने बोला सर जब मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने में क्या होगा सर, इसके अंदर से जितना भी पानी है, जितना भी मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा। पीछे क्या बचेगा सर, FeSO4 बचेगा। ये जो FeSO4 होता है वो किस कलर का है सर, व्हाइट कलर का है। तो ग्रीन कलर से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। बताओ कलर में चेंज है या नहीं है, बिल्कुल है सर। जैसे कलर में चेंज नजर आया मैं बोल दूंगा चाहे केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल सर ये केमिकल रिएक्शन होती है। आओ आगे चलते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर द हीटिंग। तो देखो आफ्टर द हीटिंग जो है क्रिस्टल का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अब आपने बोला जब हीटिंग करी, और हीटिंग कैसी कर रहे हो सर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे यहाँ पे क्या होगा जरा चेक करो। सर फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, एक्चुअल में रिएक्शन जो होती है सर वो ये होती है कि पहले फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है सर। और क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है। अब वो फेरस सल्फेट फिर फर्दर हीट होता है और क्या बनता है सर, फेरिक ऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, गैस है तो एरो बना देता हूँ। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, गैस है तो एरो बना देता हूँ, ये ऊपर उड़ जाएगी सर। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जब हम पढ़ाते हैं कि सर ये FeSO4 को हीट करने पे Fe2O3 ही क्यों बना। और ये डाउट आपके मन में भी होगा, मुझे पता है कि सर आपने Fe2O3 क्यों बना दिया, ये कैसे बन गया, ये हमें बता दीजिए प्लीज। यही जो चीज है जो हमें समझ में नहीं आती सर। देखो इस वीडियो में सब समझ में आएगा आपको। देखो FeSO4 के अंदर अगर मैं फेरस सल्फेट की बात करूं तो यहाँ पे आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो +2 का है सर। क्यों है +2 का, आपने पढ़ा है सर। देखो आयरन के ऊपर +2 है, सल्फेट के ऊपर -2 होता है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा सर, Fe बनेगा और SO4 बनेगा। तो ये फेरस सल्फेट बना। ये जो Fe2O3 है सर, यहाँ पे आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो +3 है। सर हमें तो ये चार्ज ही निकालना नहीं आता, प्लीज ये चार्ज निकालना सिखा दीजिए, आइए सिखा देते हैं। अब ये जो मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ इसको आप कम से कम वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार देखना, तभी आपको समझ में आएगा सर। जिसका चार्ज निकालना होता है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। कितने आयरन के मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं यहाँ पे सर, 2। तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, बोलो ये चीज समझ में आई क्या। देखो प्योर मैथमेटिक्स से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे चलो प्लस। सर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है सर, 9th क्लास में पढ़ाया है आपने। टोटल कितने ऑक्सीजन लिखे हुए, 3 लिखा हुआ है सर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल टू में क्या आता है सर, इक्वल टू में आता है इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज। तो बताओ इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है सर, यहाँ पे इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है सर, 0 है। कैसा कंपाउंड है ये, न्यूट्रल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है सर, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो बताओ इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। चेक कर लो एक्स कितना आ रहा है यहाँ से, 2x - 6 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू +3। तो ये देखो सर, इसलिए आपने यहाँ पे +3 लिखा था, और ये +2 की फॉर्म में बैठा हुआ है। जब आप आयरन को ऑक्सीजन दे रहे हो, जब आप आयरन को हीट कर रहे हो, तो आयरन के पास एक मौका है कि आयरन +2 की फॉर्म में बैठा हुआ था। अब आयरन अपने आप को स्टेबल कर सकता है सर। तो आयरन जो है वो +2 और +3 दो फॉर्म बनाता है, फेरस और फेरिक। किस फॉर्म में आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो आपने बोला वो Fe+3 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सर। तो जैसे उसको मौका मिला वो +2 से +3 में चला गया। तो वो +2 से +3 में जाता है, इस कारण से वो फेरिक ऑक्साइड का कंपाउंड बनाता है। बोलो बात समझ में आई क्या, क्यों बनाया उसने फेरिक ऑक्साइड।
अब वो Fe+3 में क्यों स्टेबल होता है सर, देखो अभी के लिए आप जो है वो इतना ही पढ़ लो, Fe+3 में क्यों स्टेबल होता है। जो शांति एशडी स्कूल है जिसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे मैंने बच्चों को पूरा समझाया है, क्योंकि मैं बच्चों को वहां पे शुरू से 10th क्लास से जो है हम वहां पे बच्चों को जेई डिवीजन की क्लासेस चालू कर देते हैं, जेई की पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चा 11th में जो आके अपना बेस जो मजबूत करता है वो हम 10th से ही उसका बेस मजबूत कर देते हैं। बोलो क्लियर है क्या। तो Fe+3 में स्टेबल होता है इसलिए ये बन गया सर। अब मैं कुछ बातें हैं जो आपको मैं फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड के लिए बताऊंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो वो आपसे पूछ सकता है। देखो यहाँ पे जो Fe2O3 होता है मेरे पास, ये जो Fe2O3 है सर, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रेड आयरन ऑक्साइड, या फिर आपने बोला सर इसका एक और नाम होता है, इसको अपन हेमेटाइट भी बोलते हैं। अब देखो ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर बोर्ड में चाहे वो पूछ लेता है। तो ये आपने बोला सर इसको ये बोलते हैं। ये कैसा कंपाउंड होता है सर, ये बेसिक कंपाउंड है। नेचर में कैसा होता है सर, बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है। अल्कली क्या होता है सर, आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाया हुआ होगा, आपको एसिड एंड बेस सॉल्ट में बता देंगे वापस से क्या होता है सर। बोलो क्लियर है क्या, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है सर। ये मेरे पास वाटर के अंदर क्या होता है सर, इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। और आपने बोला सर इसको बनाने के लिए काम में लिया जाता है, क्या बनाने के लिए काम में लेते हैं सर इसको, क्योंकि आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे बोर्ड के, ये वो बोलता है इट इज यूज टू प्रिपेयर दिस। तो ये जो रेड आयरन ऑक्साइड है सर, इसको मैं काम में लेता हूँ, एक तो इससे बनती है पॉलिश, दूसरा इससे बनाया जाता है मैग्नेटिक टेप, इनके लिए इसको यूज लिया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए, ये जो मैंने परत भर दी आपके लिए स्लाइड, इसको आप आराम से पॉज करके देखना। और आपने बोला अगर इसको आपने एक बार देख लिया, तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, क्लियर है, आओ आगे चलते हैं सर। देखिए एक और थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने, लाइमस्टोन है, इसको आपने हीट किया। अब मैं इसमें हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो बताओ अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो कैसी रिएक्शन है सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्या बन रहा है सर, क्विकलाइम बनेगा और CO2 बनेगा। क्योंकि पहले याद करो आपने वहां पे पीछे रिएक्शन के अंदर क्विकलाइम और CO2 तो मिला के ही तो क्या बनाया था सर, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। जब हीट करोगे तो हीट करने पे आपने बोला सर ये प्रोडक्ट वापस से मिल जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या। पीछे जब आपने बनाया था तो सर आपने उसको कैल्शियम ऑक्साइड को पहले आपने पानी में मिलाया था, पूरी रिएक्शन लिख रहा हूं ध्यान से देखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसकी रिएक्शन कराई आपने CO2 के साथ, तो जब उसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराई तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब जब रिवर्स लिख रहे हो तो रिवर्स लिखते वक्त आपने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपने हीट किया, तो सर यहाँ पे मेरे पास CO2 निकला। चलो ठीक है मान ली आपकी बात। सर साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्यों नहीं आया, चेक करो सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपने लिख ही नहीं रखा सर यहाँ पे। आपने क्या लिख रखा है सर, डायरेक्ट आपने कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पे आपने दिखा रखा है, क्योंकि सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनता है। तो आपने बोला जब आप इसको हीट कर रहे हो तो वो वाटर मॉलिक्यूल तो ऑटोमेटिक सर वेपर बन के उड़ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास क्या बनता है सर, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 गैस बनती है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया। तो रिवर्स रिएक्शन के अंदर जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट क्यों बनता है ये आपको मैंने समझा दिया। देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा मैं आपको, ताकि आपका ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाए सर। वापस से आपने बोला सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर मेरी एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.6 दे रखी है। ये जो एक्टिविटी 1.6 दे रखी है ये आधा दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर मेरे लिए। यहाँ पे पढ़ो जरा क्या कह रहा है सर। 2 ग्राम मैंने लेड नाइट्रेट पाउडर तो लिया बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। अब लेड नाइट्रेट पाउडर क्या होता है सर, PbNO3 होता है, अभी भी पढ़ा दिया आपने मुझे। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लिया, पेयर ऑफ टोन से हीट किया इसको ओवर अ फ्लेम। जैसे ही ये ओवर अ फ्लेम हीट करोगे, चेक करो ये जो नोजल है ये मैंने अपने आप से दूर कर दी, जो भी वेपर प्रोड्यूस होगी वो मुझसे दूर जाएगी सर। तो आपने इसको हीट कर दिया सर। हीट करने पे क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना सर। अब इस रिएक्शन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जो देखने को मिलेगी सर मेरे पास। सबसे पहले तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है सर, ये कैसी है, ये ब्राउन कलर की गैस है। क्या है सर, ये ब्राउन कलर की जैसे ही एस्केप्ड आउट हो जाएगी।
तो देखो ब्राउन कलर की गैस है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, आपने बोला सर देख के पता चल जाएगा केमिकल रिएक्शन है। बोलो बात क्लियर है क्या? अब ये जो लेड नाइट्रेट यहाँ पे होता है सर, ये कैसा होता है सर? ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। ये जो लेड नाइट्रेट है ये कैसा कंपाउंड है सर? व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। ये जो लेड ऑक्साइड मेरे पास बनता है यहाँ पे सर, ये लेड ऑक्साइड क्या होता है सर? ये येलो कलर का कंपाउंड होता है। देखो ये कलर आपके लिए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। ये जो ऑक्सीजन है ये कैसी होती है सर? कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है। ये सब वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। कलरलेस मतलब कलर नहीं है, ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई भी स्मेल नहीं है सर। जो गैस है वो बिना स्मेल के है। बोलो बात क्लियर है क्या? ये जो लेड नाइट्रेट होता है सर, ये क्या होता है? ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। जो जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ वो सब लिख दिया मैंने आपके लिए, ताकि ये रिएक्शन आपको समझ में आ जाए। जब हीट की मदद से आप किसी चीज को तोड़ते हो तो आपने बोला सर वो रिएक्शन क्या कहलाती है? वो रिएक्शन मेरे पास थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको क्लियर होगी उम्मीद है मुझे। अगली रिएक्शन है सर बी टाइप की रिएक्शन है। क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन विच रिक्वायर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। देखो ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दे रखी, इस रिएक्शन को आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी से समझा रखा है। ये जो रिएक्शन आपकी एक्टिविटी से समझा रखी है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है सर। इस रिएक्शन को मैं समझाता हूँ आपको, आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखो ये बैटरी के दो टर्मिनल है, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी देके वाटर तो तोड़ोगे, क्योंकि वाटर जो है वो सर एक मेरे पास अनआयनाइज फॉर्म का मॉलिक्यूल होता है। वाटर को मैं डायरेक्ट तोड़ नहीं सकता, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देता हूं तो वाटर जो है वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता सर जल्दी से। इसलिए आपने बोला सर इस वाटर को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसमें क्या लेना पड़ेगा सर? मुझे इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है? एसिड डालना पड़ता है सर। जब मैं इसके अंदर एसिड डालूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो आपने बोला सर वाटर को मैंने तोड़ा इलेक्ट्रिक करंट देके, तो मेरे पास H प्लस बनता है और OH माइनस बनता है। जब मैं वाटर को तोड़ता हूं तो वाटर इजीली तरीके से ब्रेक नहीं होता, इसलिए वाटर को मैं किस मीडियम में तोड़ता हूं सर? एसिडिक मीडियम में तोड़ता हूं। तो मेरे पास ये वाटर टूट जाता है सर। आपने बोला यहाँ पे एनोड और कैथोड है सर, हमें तो यही कंफ्यूजन रहता है, एनोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो आपने बोला ये ध्यान रखना, एनोड मतलब होता है अच्छा आदमी। एनोड मतलब अच्छा। अच्छा मतलब सर मैं अच्छा आदमी हूं, देखो मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मैं तभी नेगेटिविटी लाता ही नहीं हूँ अपने अंदर सर। अरे सर बोर्ड आ जाए पता नहीं क्या होगा, अरे क्या होगा, मेहनत करो आप, नंबर आए दे आप पे, रिजल्ट आएगा आपका, पॉजिटिविटी रखो। तो एनोड क्या है सर? अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी मतलब पॉजिटिव आदमी है। कैथोड क्या है सर? कैथोड जो है वो मेरे पास नेगेटिव आदमी है सर, इससे दूर रहो सर। तो एनोड है और कैथोड है। आपने बोला पानी को ब्रेक किया तो H प्लस बना और OH माइनस बना। जब मैं वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करूंगा तो H प्लस बनता है और OH माइनस बनता है। पर सर हमें तो ये पता है कि हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। देखो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अपने आप नहीं बनती, उसकी रिएक्शन मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ती है। देखो कैसे लिखूंगा? आपने बोला एनोड के अंदर जरा रिएक्शन लिख के दिखाओ क्या होता है। देखो एनोड है पॉजिटिव आदमी, बेचारा पॉजिटिव आदमी क्या होता है? उसके पास पॉजिटिविटी तो बहुत होती है, पर जब पैसे की बात करोगे तो सर बेचारे के पास पैसे नहीं होते सर। पैसे उसके पास नहीं होते सर। पैसे नहीं होते तो आपने बोला सर क्या होता है सर? बेचारा पैसों का थोड़ा सा गरीब होता है। तो पैसों का गरीब है तो आपने बोला सर एनोड। अब एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। H प्लस और OH माइनस आपने ब्रेक करके निकाला, तो बताओ OH माइनस किसके पास जाएगा? पॉजिटिव कंपाउंड के पास जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा सर। तो आपने बोला यहाँ पे जो एनोड के अंदर रिएक्शन होती है, देखो वो रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं मैं। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। क्यों रिलीज कर देता है? क्योंकि एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एनोड। तो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर देता है, क्या बना लेता है सर? ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है और साथ में ऑक्सीजन गैस को लिबरेट कर देता है। इस तरीके से ऑक्सीजन गैस जो है वो मुझे एनोड पे मिलती है। देखो चेक करो आप। सर कैथोड पे क्या होता है सर? कैथोड पे उल्टा होगा सर। कैथोड के पास तो बहुत पैसा है सर, भरा पड़ा है पैसा। तो पैसा भरा पड़ा है तो वो क्या करेगा सर? देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है? H प्लस थे, तो H प्लस ने यहाँ पे उससे जो है इलेक्ट्रॉन ले लिए सर। अब H प्लस सर ये भरा पड़ा है, पैसे ही पैसे हैं इसके पास। तो ये हाइड्रोजन तो लालच देगा, ये हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, हाइड्रोजन इसी तरह भागा भागा जाएगा सर।
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लिए आपने, तो सर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, तो ये मुझे सर कैथोड पे हाइड्रोजन मिल रही। आपने बोला सर इस रिएक्शन को अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आपने तो ये मुझे रिएक्शन जो है पूरी तरीके से खोल के दिखा दी। अगर मैं इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिखता हूं, तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिख दो सर। ये वाटर मॉलिक्यूल लिया आपने, इसके अंदर से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी सर। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे मेरे पास क्या होगा सर, मेरे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, प्लस एक मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। लो सर, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन लिख दी आपने, जो एनसीईआरटी में दे रखी है। देखो मैंने आपको वो रिएक्शन खोल के लिख दी, खोल के दिखा दी मैंने आपको कैसे वो रिएक्शन होती है। डायरेक्ट रिएक्शन लिख दी मैंने आपके लिए। अब अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है सर। आपने बोला विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, तो ईच टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सी गैस आएगी सर, हाइड्रोजन आएगी और ऑक्सीजन आएगी। अब कहाँ हाइड्रोजन जाएगी कहाँ ऑक्सीजन जाएगी, अभी पढ़ लेते हैं सर। आपने बोला यहाँ पे जरा चेक करो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है। जब मैं इसको जूम करता हूँ आपके लिए दिखाने के लिए, ये देखिए सर, ये जूम करी मैंने आपके लिए। जरा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या हो रहा है सर। यहाँ पे वाटर का लेवल देखो जरा आप। तो यहाँ पे वाटर का लेवल सर यहाँ पे जो है नीचे है, और यहाँ पे वाटर का लेवल ऊपर है। क्यों है ऊपर सर, क्योंकि यहाँ पे जो गैस इकट्ठी हो रही है वो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो गैस इकट्ठी हो रही है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नेचर में कैसी है सर, 2 टाइम्स है। ऑक्सीजन नेचर में कैसी है सर, 1 टाइम्स है। अभी भी तोड़ी ना सर मैंने आपके सामने। तो कितने हाइड्रोजन मिल रहे थे सर, 2 हाइड्रोजन मिल रहा है। 2H2 गैस मिल रही है, कितना ऑक्सीजन मिल रहा था, 1O2 मिल रहा था। जब ये गैस पानी के अंदर से पास होगी तो वो पानी के ऊपर जाके सरफेस में बैठ जाएगी। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना ऑक्सीजन प्रेशर अप्लाई करेगा सर, वो कम प्रेशर अप्लाई करेगा। तो मेरा जो पानी है वो कम दबेगा सर। हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल है सर, वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, तो मेरा पानी ज्यादा दब जाएगा, इसलिए गैप ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने बोला सर ये जो है इस एक्टिविटी के अंदर मुझे समझाया जाता है, ये बताया जाता है, और सर यही वो मुझसे वहां पे पूछता है। तो उम्मीद है ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है सर, ये मेरे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये इलेक्ट्रोलाइटेड डिकम्पोजिशन जो है ये पूरा अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एक एक चीज मैंने आपको इसकी बता दी। आपने बोला सर एनोड में मुझे कौन सी गैस मिलेगी, तो आपने बोला ये ध्यान रखना, एनोड में आपको मिलेगी सर ऑक्सीजन। कैथोड में कौन सी गैस मिलेगी, कैथोड में मिलेगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है जिसके ऊपर वो सवाल पूछता है आपसे, वो कितना होता है सर, वो 2:1 होता है। ये चीज ध्यान रखना आप। बोलो बात क्लियर है क्या। एक बार उसने बोर्ड में ऑक्सीजन/हाइड्रोजन का रेशियो पूछा हुआ है, बच्चा 2:1 रट के चला जाता है सर, ये देखो ये रेशियो 1:2 हो गया। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करना आप सर पढ़ने के बाद भी, कि पढ़ने के बाद जल्दीबाजी में 2:1 लिख दो सर, हमने तो 2:1 पढ़ा था, पूछ सवाल क्या रहा है और आप क्या लिख रहे हो। ऐसी चीजें अपने को नहीं करनी। बोलो बात क्लियर है क्या। क्लियर है, आवाजें चलते हैं। तीसरा बोल रहा है सर मेरे पास यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहा हूं मैं लाइट की प्रेजेंस में। तो जब फोटोलाइटेड डिकम्पोजिशन करोगे लाइट की प्रेजेंस में तोड़ोगे, तो आपने बोला सर मुझे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की नहीं देनी पड़ी, मुझे वहां पे लाइट देनी पड़ेगी सर। अब लाइट देके तोड़ रहे हो, तो आपने बोला सर एक्टिविटी दे रखी है मेरी एनसीईआरटी में, आओ इसको पढ़ लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड लेना है मुझे चाइना डिश के अंदर, व्हाट इज इट्स कलर, तो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है सर, व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। ये मुझे पता होना चाहिए। सर चाइना डिश को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो। सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, तो क्या होगा सर, आपने बोला सर ये मेरे पास जो है व्हाइट कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और पीछे मेरे पास क्या होगा सर, क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। ये जो क्लोरीन गैस होती है सर, ये कैसी होती है सर, ये पेल येलो कलर की गैस होती है, ध्यान रखना आप। क्योंकि सब क्या है सिल्वर में फोकस करते हैं, इसको तो भूल जाते हैं। तो ये पेल येलो ग्रीन कलर की गैस होती है सर, ये जो क्लोरीन गैस है। नेचर में कैसी होती है सर, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होती है सर। अगर गलती से मैंने इसको स्मेल कर लिया, तो सर ये मान के चलो मेरा सारा का सारा मूड उस दिन खराब हो जाएगा, इरिटेट हो जाऊंगा सर मैं। बहुत ही गंदी स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है। बोलो बात क्लियर है क्या। तो आपने बोला ये इंफॉर्मेशन दी आपने मुझे इसके लिए। तो ये कैसी रिएक्शन है सर, फोटोलाइटेड डिकम्पोजिशन है। सिल्वर ब्रोमाइड को मैं तोड़ता हूँ सेम वे में सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिल्वर मिलेगा ब्रोमीन मिलेगा सर, देखो गैस बदल रही है यहाँ पे। अब ब्रोमीन गैस बदल रही है, आपने बोला सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है सर, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सॉल्ट होता है, पेल येलो कलर का है। सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ रहा हूँ, सिल्वर मिलेगा, क्या हो जाएगा सर, देखो सिल्वर कलर का हो जाएगा। एजी सिल्वर कलर का हो जाएगा। इस बार गैस जो है वो ब्रोमीन मिल रही है सर। ब्रोमीन जो है वो कैसी गैस होती है सर, आपने बोला ब्राउन कलर की गैस होती है।
ब्राउन बोल दो या आपने बोला रेडिश बोल दो। ब्राउन या रेडिश कलर की गैस होती है, बोलो बात क्लियर है क्या? आपने बोला जो सिल्वर ब्रोमाइड है सर, इसको हम कहाँ यूज में लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखो ये थ्योरी पढ़ना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये थ्योरी जो है वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड एक्स यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, आपने बोला पता है मुझे, पढ़ा हुआ है मैंने, कौन सा कंपाउंड है? बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको लिख के दी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नोट्स बनाना, आप बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे आपके, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखो, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी में आपको कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी में एक रिएक्शन दे रखी है, एक एक्टिविटी दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आओ उसको पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है सर ये यहाँ पे। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम ऑक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, 2 ग्राम बेरियम ऑक्साइड लेना है सर। तो बेरियम ऑक्साइड क्या होता है सर, मेरे पास ये मैंने यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड लिया, दिस इज योर बेरियम ऑक्साइड। सर याद करो क्लास 9 में आपने पढ़ा था, बेरियम क्या होता है सर, +2 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH- चार्ज होता है सर। जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा चार्जेस का क्या बनेगा सर, बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये लो बेरियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। आगे चलो क्या कह रहा है सर, ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये लो सर इसको मैंने अमोनियम क्लोराइड के अंदर ऐड कर दिया, तो ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, ये मैंने इसको अमोनियम क्लोराइड में ऐड कर दिया सर। अमोनियम क्लोराइड में ऐड कर दिया, आगे चलो सर क्या बोल रहा है, मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। देखो ग्लास रॉड की मदद से क्यों मतलब अपन किसी भी चीज को स्टिर करते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर, क्योंकि ग्लास रॉड क्या है सर, रिएक्ट नहीं करती उसके साथ। अगर मैं इसको चम्मच से घोल देता तो चम्मच में तो सर सिल्वर है, चम्मच में तो मेरे पास आयरन है, वो रिएक्ट कर जाता। इसलिए हम ग्लास रॉड का यूज में लेते हैं। तो आपने बोला ग्लास रॉड की मदद से मैंने इसको मिक्स कर दिया सर। अब मिक्स करने में आपने बोला सर ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या बोल रहा है, पढ़ो आपको। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम, व्हाट डू यू फील, इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन है ऐसा पूछ रहा है सर आपको। आपने बोला जब मैं इसको यहाँ पे मिलाता हूं तो मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा मुझे दिख रहा है, एक तो बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ में मेरे पास यहाँ क्या बन जाता है सर, अमोनिया बन जाएगा, और साथ में मेरे पास यहाँ क्या बन जाता है सर, वाटर बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मैंने आपके लिए लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना आप। सर इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, बताओ कैसे बैलेंस करूंगा। तो आपने बोला सर हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करोगे आप, इसको रिएक्शन को बैलेंस करके देखना आप, आपने बोला बैलेंस करूंगा तो वो आपको आ जाएगी, मैंने आपको सिखा दिया हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये जो रिएक्शन है सर, यहाँ पे मुझे जो हीट है वो सप्लाई करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है सर, हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो आपने बोला सर ये जो नेचर है इस रिएक्शन का, जो नेचर आता है वो क्या आता है सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है, बताओ, बोलो क्लियर है क्या? अब सर आपने बोला इसके अंदर मुझे बताओ ये जो BaOH होल ट्वाइस है इसको क्या बोलते हैं सर, देखो। अब देखो हम जेई डिवीजन पढ़ाते हैं सर, तो जेई डिवीजन में हम ये दो चार चीजें बता देते हैं बच्चे को, बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, याद रखता है चीजों को। एक तो आपने बोला सर ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, कैसा होता है सर, व्हाइट कलर है। अगर मैं से नाम की बात करूं, वैसे तो एनसीईआरटी में जो है ये नाम लेने के चांसेस बहुत कम है, पर देखो सर आपने बोला इसका जो नाम है उसको बोलते हैं बेरिटा। तो ये बेरिटा होता है मेरे पास, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेरिटा बोला जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना, अपने माइंड में रखना। बोलो बात क्लियर है क्या? आओ आगे चलते हैं सर। सर अब ये आई मेरे पास तीसरे टाइप की रिएक्शन, क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डेफिनेशन की बात करता हूं तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है सर, जरा देखो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में बता रहा है, एक मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के अंदर से। आपने बोला एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट उसका कंपाउंड में बैठा होगा, उसके पास आएगा और उसको रिप्लेस कर देगा और उससे ज्यादा खुद आके बैठ जाएगा। इस तरह की रिएक्शन तो मैं क्या बोलता हूँ सर, इस तरह की रिएक्शन तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आपने बोला सर एग्जांपल दो, तो एग्जांपल आपने बोला सर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक प्लस CuSO4। तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर तो सर क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो जिंक कॉपर की जगह बैठ गया और कॉपर बाहर चला गया। एक और रिएक्शन का एग्जांपल दो सर, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डाला, तो कॉपर तो सिल्वर नाइट्रेट में डाला, तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में डालने से सर कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर तो रिप्लेस कर देगा और ये कॉपर नाइट्रेट पे चला जाएगा और सिल्वर बाहर मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो आपने बोला सर इसके ऊपर जो है 2-3 सवाल बनते हैं, वो हम PYQ में डिस्कस करेंगे आपसे। बोलो क्लियर है, बिल्कुल है, आओ आगे चलते हैं।
अब इसी रिएक्शन को अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.9 के तौर पे आपको दे रखी है। क्या कह रहा है सर उस रिएक्शन के अंदर? वो बोल रहा है आपको मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कैसा होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन? सर ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। मैंने इसमें क्या किया सर? आयरन नेल डिप कर दी। देखो क्या डिप कर दिया आपने इसके अंदर? आयरन नेल डिप कर दिया। तो एक तरीके से क्या आप रिएक्शन करा रहे हो क्या? आयरन को आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब आप देखना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो क्या होगा सर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करूंगा। क्या होगा मेरे पास यहाँ पे सर? जरा देखो, ये जो आयरन नेल मैंने ली थी शुरू में, और जो आयरन नेल मुझे अब मिली, उस आयरन नेल के अंदर सर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब मैंने बाहर निकाला, तो आयरन नेल जो है वो कुछ इस कलर की हो गई। और जो मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जरा चेक करो, पहले जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, डार्क ब्लू था। जब आपने उस कील को बाहर निकाला, नेल को बाहर निकाला, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया सर टेस्ट ट्यूब में? सर सॉल्यूशन जो है वो लाइट ब्लू हो गया। आपने बोला क्या हुआ सर यहाँ पे? यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, क्योंकि मुझे कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब वो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई, वो केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी सर? उस केमिकल रिएक्शन को मैं प्रोसीड कराऊंगा, तो आपने बोला वो केमिकल रिएक्शन जो है वो मेरे पास इस रिएक्टिविटी टेबल के अकॉर्डिंग प्रोसीड होती है। ये देखो, ये रिएक्टिविटी टेबल मैंने आपको दे रखी है, याद करने का तरीका दे रखा है सर, आपकी एनसीईआरटी की रिएक्टिविटी टेबल है ये। तो आपने बोला सर ये जो है रिएक्टिविटी टेबल में ये एलिमेंट है, ये तरीका है याद करने का। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको आप यहाँ पे याद कर सकते हो। ये ट्रिक दी मैंने आपको एक। सर आपने बोला यहाँ पे आपने अभी इस रिएक्शन के अंदर क्या कराया? आपने आयरन नेल को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। बताओ केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी? आओ चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा आयरन, और ये रहा कॉपर। बताओ कौन ज्यादा हाईली रिएक्टिव है? तो आपने बोला आयरन ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल डिस्प्लेस कर सकता है। तो आयरन जो है वो इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता सर। जब आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता, तो आपने बोला क्या बनेगा मेरे पास सर? मेरे पास बन जाएगा आयरन सल्फेट, प्लस में मेरे पास निकल जाएगा कॉपर। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और साथ में कॉपर मेरे पास बाहर निकल जाएगा। कैसी रिएक्शन हो गई सर? दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो बात क्लियर है क्या? कैसी रिएक्शन हो जाएगी सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो आपने बोला ये मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे आपको दिखा दी। क्या होता सर? कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब आयरन ने उस सल्फेट में जब कॉपर को वहां से डिस्प्लेस किया, तो ये ब्लू कलर जो है वो क्या हो जाएगा सर? लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा सर? लाइट ब्लू कलर का हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? देखो कलर चेंज है, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये कैसे पता चलता है? देखो आपने बोला मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी, चेक करो जरा। Zn प्लस CuSO4 अभी अभी लिखी थी आपने पीछे। तो जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है सर? साफ साफ दिख रहा है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा सर? ZnSO4 बन जाएगा, साथ में कॉपर निकल जाएगा बाहर। जरा मैं इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिखता हूँ, जरा आप देखना, आप बताना रिएक्शन होगी या नहीं होगी। Cu प्लस ZnSO4। सर कॉपर कहाँ है? ये रहा। Zn कहाँ है? ये रहा। कॉपर की मजाल है क्या जिंक को रिप्लेस कर दे? कॉपर की हिम्मत है क्या जिंक को रिप्लेस कर दे? नहीं सर, कॉपर की हिम्मत नहीं है, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा सर? नो रिएक्शन। जब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा तो रिएक्शन होगी क्या सर? नहीं होगी सर, नो रिएक्शन। बोलो क्लियर है क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस रिएक्टिविटी टेबल को फॉलो करती है। अगर ये रिएक्टिविटी टेबल आपको याद है तो आपसे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। इस टेबल को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक दे दी। ये टेबल आपको आराम से याद हो जाएगी। आओ आगे चलते हैं सर। आपने बोला फोर्थ टाइप की रिएक्शन है सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलता हूँ सर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो कैसी रिएक्शन होती है सर? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। हमने जो है चैप्टर की स्टार्टिंग में बात कर ली थी, प्रेसिपिटेट क्या होता है सर? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो उस टेस्ट ट्यूब में बन जाता है और नीचे जाके बैठ जाता है। अब वो जो सब्सटेंस होता है सर, वो आप कितना भी उसको मिक्स कर लो वो मिक्स नहीं होता। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर व्हेन टू आयनाइज कंपाउंड एक्सचेंज आयंस रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ न्यू कंपाउंड।
तो दो आयनाइजेबल कंपाउंड जो है क्या क्या करते हैं सर, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं जरा चेक करो सर। एल्यूमिनियम सल्फेट है, अगर मैं इस एल्यूमिनियम सल्फेट को तोड़ता हूं तो मुझे मिलेगा Al+3, मुझे मिलेगा SO4 2 देखो आयनाइजेबल कंपाउंड है। आपने बोला सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, कैल्शियम+2 मिलेगा, OH- मिलेगा। आपने बोला यहाँ पे क्या हुआ, देखो एल्यूमिनियम चला गया हाइड्रोक्साइड के पास तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम चला गया सल्फेट के पास तो क्या बन गया सर, कैल्शियम सल्फेट बन गया। रिएक्शन बैलेंस करना मुझे आता है, बैलेंस करना आपने मुझे सिखा दिया, रिएक्शन में बैलेंस कर लूंगा। बोलो बात क्लियर है क्या। तो यहाँ पे मेरे पास जो है प्रेसिपिटेट बना, तो कौन मेरे पास प्रेसिपिटेट बनेगा, बनता है या नहीं बनता है, आपने बोला वो मैं कैसे पता लगाऊंगा सर। देखो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक दूंगा, इस मेरे पास इस पीपीटी में शामिल है वो ट्रिक, बने रहो आप वीडियो में। तो आपने बोला फॉर एग्जांपल सर, एन इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है सर, पीछे एक्टिविटी में दे रखी है आपने 1.2 में। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में डाला, ये तो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड में डालने में तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, लेड आयोडाइड बन जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है येलो कलर। अब सर मुझे क्या पता कि लेड आयोडाइड जो है वो पीपीटी बनाएगा, मुझे सपना थोड़ा आएगा सर लेड आयोडाइड पीपीटी बनाएगा, बोलो पता है क्या मुझे। तो देखो यहाँ पे आपने बोला सर ये पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे लेड नाइट्रेट में डाल रहा हूँ, तो देखो ये पीपीटी नीचे बैठ गई और ये जो पीपीटी है वो येलो कलर की पीपीटी है सर। आपने बोला सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी दे रखी है मेरी एनसीईआरटी में, एक्टिविटी क्या दे रखी है, देखो एक्टिविटी दे रखी है आपको कि मैंने वहां पे सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसको बेरियम क्लोराइड में डाला। तो सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को जब बेरियम क्लोराइड के अंदर आप डालोगे, तो सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को जब आप बेरियम क्लोराइड के अंदर डालोगे तो आपने बोला क्या होगा सर, आयंस में एक्सचेंज होगा, तो बेरियम सल्फेट बनाएगा प्लस में सोडियम क्लोराइड बनाएगा, रिएक्शन आप बैलेंस कर लोगे। ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या है सर, ये प्रेसिपिटेट होता है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीपीटी। तो ये बेरियम सल्फेट क्या है सर, प्रेसिपिटेट है, बोलो क्लियर है क्या। तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ मेरे पास। अब मुझे क्या पता कि ये प्रेसिपिटेट बनेगा, ये जो मेरे पास NaCl बन रहा है ये प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बना सर। ये जो मेरे पास यहाँ पे आपने बनाया KNO3, ये KNO3 प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनाया सर, इसने प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनाया, बोलो ये क्लियर है क्या आपको, ये पता है क्या आपको, नहीं पता सर ये हमें। तो आपने बोला इसके लिए सर मेरे पास क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर ये प्रेसिपिटेशन चार्ट होता है जो हम जेई फाउंडेशन में बच्चों को पढ़ाते हैं। देखो ये प्रेसिपिटेशन चार्ट दिया मैंने आपको, इस प्रेसिपिटेशन चार्ट के अंदर आपने बोला सर जो सॉल्युबिलिटी होती है आयनिक कंपाउंड की, अगर AQ लिखा हुआ है एक्वस है मतलब पानी के अंदर डिजोल्व होगा, अगर S लिखा हुआ है तो मतलब सॉलिड स्टेट है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। तो आपने बोला इस चार्ट की मदद से मैं पता लगाता हूँ कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा और कौन जो है वो मेरे पास सॉल्युबल हो जाएगा। कैसे पता लगाओगे सर, जरा चेक करो। अभी अभी आपने मेरे पास कंपाउंड लिखा लेड आयोडाइड, आओ जरा यहाँ पे ढूंढो लेड का है और यहाँ पे ढूंढो जरा आयोडाइड का है। तो सर देखो लेड, तो लेड तो मेरे पास यहाँ पे मुझे मिल गया सर ये लेड है, और जरा आयोडीन ढूंढो, ये आयोडीन है। तो लेड और आयोडीन सर देखो ये आके मिल गया। अब जरा यहाँ पे देखो सर क्या लिखा हुआ है, जरा आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर। अगर आप लेड और आयोडीन में यहाँ पे चेक करोगे तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है एस। बताओ इस एस का मतलब क्या है सर, ये एस मतलब है सर ये सॉलिड है, ये क्या है सर, सॉलिड है, इसका मतलब ये क्या बनाएगा सर, ये पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, बोलो बात क्लियर है क्या। ये क्या बनाएगा सर, प्रेसिपिटेट बनाएगा। चलो प्रेसिपिटेट कैसे बनता है मुझे समझ में आ गया। और चेक कर लेता हूँ सर, बेरियम सल्फेट भी बनाया आपने अभी भी मेरे लिए, देखो ये बेरियम है। जरा यहाँ सल्फेट ढूंढो, सल्फेट कहाँ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे सल्फेट, सर दिख रहा है सल्फेट, सर सल्फेट कहाँ है सर, ये रहा सल्फेट सर। तो जरा बेरियम और सल्फेट तो मिला दो सर, बेरियम और सल्फेट देखो जरा वापस से क्या आया है यहाँ पे, ऐसा आया क्या। इसका मतलब क्या है सर, पीपीटी बनाएगा, बोलो बात क्लियर है क्या। क्लियर है सर। पीछे सर पोटेशियम नाइट्रेट भी बना था याद करो, आपने बोला पोटेशियम नाइट्रेट तो पीपीटी नहीं है सर। नहीं है, आओ सर चेक कर लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट पीपीटी है या नहीं है, मुझे आप पे भरोसा नहीं है सर। नहीं नहीं ऐसे मत करो सर, भरोसा रखो, देखो भरोसा तो रखना पड़ेगा आपको। देखो ये पोटेशियम है, ठीक है, आओ नाइट्रेट ढूंढ लेते हैं, नाइट्रेट कहीं दिख रहा है क्या आपको, सर दिख रहा है सर, ये रहा नाइट्रेट।
तो ये पोटेशियम है और ये नाइट्रेट है, जरा आओ मिलाओ इनको, कहाँ मिल रही है? पोटेशियम और ये नाइट्रेट, सर ये मिल गया पोटेशियम और नाइट्रेट, ये रहा सर। चेक करो सर क्या लिखा हुआ है। सर AQ। AQ मतलब सर एक्वस, एक्वस मतलब सॉल्युबल इन वाटर। सर देख लो पीपीटी में बना रहा। बोलो ये पता था क्या आपको? नहीं पता था ना, देखो ये हम पढ़ाते हैं सर वहां पे। तो ये क्या है सर मेरे पास? ये प्रेसिपिटेशन चार्ट है। ये क्या है सर? ये मेरे पास प्रेसिपिटेशन चार्ट है। आप इस वीडियो को आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इस चार्ट का, ये चार्ट आपको मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अब आपने बोला सर ये तो चलो मेरे तो आपने बता दिया कौन पीपीटी बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, तो अब पीपीटी कौन बनाएगा ये मुझे पता है और कौन नहीं बनाएगा ये भी मुझे पता है। पर कलर की बात करता हूँ सर, कलर कैसे पता लगाऊंगा? देखो कुछ पीपीटीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, उनके कलर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सर लेड की पीपीटी बनती है आयोडीन के साथ, कैसा कलर होता है सर? येलो कलर होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? सर कॉपर की पीपीटी बनती है किसके साथ सर? कॉपर तो अभी भी पढ़ाया आपने मुझे, कॉपर बनाता है पीपीटी किसके साथ सर? हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर? ब्लू कलर का होता है। बोलो क्लियर है क्या? तो ये कुछ पीपीटीज हैं जो मैंने आपको दे रखी हैं। तो ये पीपीटीज वो हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, वो पीपीटीज मैंने आपको यहाँ पे दे दी। कुछ उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी दे रखी है। सर देखो बेरियम सल्फेट की जो पीपीटी बनती है वो कैसी होती है सर? पीपीटी होती है जो बेरियम सल्फेट की, वो व्हाइट कलर की होती है सर। तो आपने बोला यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बना था, देखो ये रहा। अब ये जो बेरियम सल्फेट बनाएगा, ये पीपीटी बनाएगा, ये भी मुझे पता है। और कैसे कलर की बनाएगा सर? ये भी आपने मुझे बता दिया। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो पहली बात तो ये पीपीटी बनाएगा कैसे पता चलेगा सर? देखो यहाँ चार्ट से पता चल रहा है, ये रहा। ये बेरियम सल्फेट जो है वो पीपीटी बनाएगा, ये यहाँ से पता चला। फिर वो कौन सा कलर बनाएगा सर? वो देखो मुझे यहाँ से पता चला कि बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी बनाता है। तो ये दोनों चीजों का आंसर दे दिया मैंने आपको जिनके लिए आप परेशान थे। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, आओ आगे चलते हैं सर। अब इस टॉपिक का जो लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट टॉपिक जो है सर, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देता हूँ सर। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन सर? आपकी एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी बोलती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। पर सर मैं ऑक्सीडेशन आपको दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा सर। मेरी भाषा में अगर मैं बोलूँ आपको, अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन सर? ऑक्सीडेशन का मतलब है सर गेन ऑफ चार्ज, और आपने बोला रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये मैं ऑक्सीडेशन कहता हूं सर। क्या मतलब है सर? अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन सर? एनसीईआरटी की बात करूं तो बोलता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट अपोजिट है ऊपर वाली डेफिनेशन का। मेरे टर्म्स में बोलूं सर, रिडक्शन क्या होता है? तो व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन सर? रिडक्शन जो है वो होता है सर लॉस ऑफ चार्ज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखी है आपने मेरे सामने। अब इन डेफिनेशन को जरा मेरे लिए एक्सप्लेन करो आप सर, ये डेफिनेशन का क्या मतलब है? आओ इसको डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं सर। तो ये जो डेफिनेशन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मानूंगा सर। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये लॉस ऑफ चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से मैं आपको जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अब पढ़ाऊंगा। आओ चेक करते हैं सर। आपने बोला सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन गेन ऑफ चार्ज। मैंने आपसे बोला कि गेन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ रहा है तो आपने बोला सर उससे लिए एक एग्जांपल दो आप मुझे। तो देखो मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखी है आपके लिए, उससे पहले चलो मैं आपको एक एक्टिविटी पढ़ा देता हूँ, फिर मैं ये रिएक्शन लिखूंगा आपके लिए। ये एक्टिविटी 1.11 आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है सर। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है वो। आपने बोला सर यहाँ पे मैंने हीट किया चाइना डिश को, कंटेन 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। ये जो है ये यहाँ पे कॉपर पाउडर पड़ा था, आपने इसको हीट कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व होगा आपको जब आप इसको हीट करोगे? तो आपने बोला सर कॉपर पाउडर को जब मैंने हीट किया यहाँ पे, तो कॉपर पाउडर को हीट करने पे क्या होता सर? कॉपर पाउडर को हीट करने पे आपने बोला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो जब मैं कॉपर पाउडर को हीट करता हूँ तो कॉपर पाउडर हीट होके यहाँ पे क्या बन जाता है सर? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। कैसे कलर का होता है सर ये ब्लैक कलर का होता है।
अब आपने बोला अगर बात करो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हेयर, तो आपने बोला साफ साफ दिख रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से कॉपर के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है सर, कॉपर जो है ऑक्साइड बना के अपना ब्लैक कलर ले लेता है। अब मुझे इस ब्लैक कलर को हटाना है, तो ऑक्सीडेशन करने पे ब्लैक कलर आया था, तो आपने बोला इसका क्या कर दो सर, रिडक्शन कर दो। जब ऑक्सीडेशन करने पे ब्लैक कलर आया था तो रिडक्शन कर दो, रिडक्शन करने पे ब्लैक कलर गायब हो जाएगा। तो रिडक्शन कैसे करोगे सर, इस कॉपर ऑक्साइड में किसको मिला दूं सर, हाइड्रोजन को मिला दूं। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को मिला दूंगा, क्या बन जाएगा सर, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होकर वापस से क्या बन जाएगा, देखो कॉपर बन गया और मेरे पास पानी बन गया। तो ये आपने बोला सर मेरे पास ये क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया। तो आपने बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो गया सर, दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ एडिशन और रिमूवल आपको मैंने समझाया, एग्जांपल समेत आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बोलो ये क्लियर है क्या आपको, क्लियर है। अब इसी डेफिनेशन को अगर मैं आपको समझाता गेन ऑफ ऑक्सीजन और मतलब गेन ऑफ चार्ज की मदद से, तो आओ मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे गया सर, ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। देखो मैं एक नोट लिखूंगा आपके लिए, वो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये नोट आप लिख लो मेरे साथ। सर जो भी एलिमेंट अपने नेटिव स्टेट में मिलता है, एलिमेंट फाउंड इन नेटिव स्टेट, व्हाट इज मीन बाय नेटिव स्टेट सर, नेटिव होता है नेचुरल, धरती पे वो जिस स्टेट में पाया जाता है। नेटिव स्टेट, एलिमेंट फाउंड इन नेटिव स्टेट ऑलवेज हैव चार्ज जीरो ऑन इट। उसके ऊपर कैसा चार्ज होता था हमेशा, जीरो चार्ज होता। जीरो चार्ज होता मतलब सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाओ मुझे, आओ मैं आपको समझाता हूँ। देखो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से आप कोई भी रिएक्शन निकाल सकते हो, इस डेफिनेशन से किसी भी रिएक्शन को आप प्रोसीड करा सकते हो। तो आपने बोला सर यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड लिखा आपने मेरे पास, जरा चेक करो यहाँ पे। कॉपर जो है वो नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है सर, कॉपर की फॉर्म में पाया जाता है। इस कॉपर के ऊपर चार्ज क्या होगा सर, जीरो होगा। ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है सर, गैस की फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे गैस की फॉर्म में लिखा है O2, बिल्कुल लिखा है सर। चार्ज क्या होगा, जीरो होगा सर। मैंने बनाया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बनाया तो कॉपर के ऊपर क्या चार्ज है सर, यहाँ पे +2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है सर, -2 है। आपको क्या पता +2 और -2 है सर, क्योंकि कॉपर जो है यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉपर जो है वो यहाँ पे किसके अंदर जुड़ा हुआ है सर, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड तो एक कंपाउंड हो गया सर। अब कॉपर ऑक्साइड एक कंपाउंड है तो वो कैसे बनता है सर, देखो कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज रहा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज रहा होगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, तभी तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो ये बात समझना जरूरी है आपके लिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है ये कॉपर कंपाउंड के अंदर मौजूद है, इसलिए वो चार्ज शो कर रहा है। यहाँ पे जो कॉपर है सर वो मेरे पास नेटिव स्टेट में है, इसलिए वो यहाँ पे जीरो चार्ज शो कर रहा है। बोलो बात क्लियर है क्या। तो आपने बोला सर ये जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, जरा चेक करो, कॉपर जीरो से +2 में जा रहा है, क्या गेन ऑफ चार्ज है क्या, बिल्कुल है सर। तो ये क्या कहलाएगा सर, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सर जीरो से -2 में जा रहा है, जीरो से -2 में जा रहा है, चार्ज कम हो रहा है या बढ़ रहा है सर, ये कम हो रहा है सर। कम हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा सर, ये रिडक्शन कहलाएगा। तो आपने बोला सर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, बोलो क्लियर है क्या। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो एक साथ, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं सर, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं सर, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है सर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होता है मेरे पास रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, यस।
दिस इज रेडॉक्स। सर ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर है, आओ आगे चलते हैं सर। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं सर। तो देखो आपने बोला ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं, चेक कर लो सर। आयरन तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने डाला, तो यहां बना आयरन सल्फेट, यहां बना कॉपर। जरा इसी रिएक्शन को मैं वापस से लिखता हूँ और आपसे पूछता हूँ, तो आप मुझे बताना है यहाँ पे। सर देखो आयरन जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है, आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। यहाँ पे आयरन जो है अपनी नेटिव स्टेट में लिखा हुआ है क्या? अकेला है क्या? तो जीरो चार्ज होगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट कॉपर कंपाउंड के अंदर लिखा हुआ है, तो कॉपर सल्फेट के साथ जब बना होगा तो यहाँ पे +2 होता है, और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर क्या चार्ज होता है सर? -2 कंपाउंड के ऊपर चार्ज होता है। ये फेरस सल्फेट है सर, Fe पे यहाँ पे क्या चार्ज होगा सर? यहाँ पे Fe के ऊपर +2 चार्ज होगा। सल्फेट के ऊपर यहाँ पे क्या चार्ज होगा सर? -2 चार्ज होगा। बोलो क्लियर है क्या ये चीज? क्लियर है, आगे चलो सर। ये कॉपर इकलौता लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा सर? जीरो चार्ज होगा। जरा चेक करो आयरन कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो से +2, क्या है सर? ऑक्सीडेशन है। कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है सर? जीरो में जा रहा है, क्या है सर? ये रिडक्शन है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो तुमने बोला सर ये जो नेटिव स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना आप। आओ आगे चलते हैं सर। तो आपने बोला सर ये देखो Fe+2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपने बोला सर एक नया वर्ड आता है मेरे पास, देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो किसी तरह बिहेव करता है सर, वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जो मेरे पास रिडक्शन कर रहा होता है वो क्या बन जाता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बात क्लियर है क्या? सर क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर डेफिनेशन होती है इसी, देखो मैं अपने आप को रिड्यूस कर रहा हूं। मैं अपने आप को रिड्यूस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दूं। अगर मैं खुद को रिड्यूस कर रहा हूं, मैं खुद का नुकसान कर रहा हूं, मैं खुद का रिडक्शन कर रहा हूं और सामने वाले को उसका फायदा मिल रहा है, तो मैं किसी तरह बिहेव करूंगा सर, मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ। सर हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स सर सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, अपने आप को बेचारे रिड्यूस कर रहे हैं समय के साथ, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, अपने आप को जो है उनकी जो एनर्जी है वो खत्म होती जाती है, क्योंकि काम करते हैं दिन रात। क्यों करते हैं? कि आप लोग पढ़ पाओ। तो खुद तो रिड्यूस कर रहे हैं ताकि आपको क्या कर पाए, आपको आगे बढ़ा पाए, आपको ऑक्सीडाइज कर पाए। तो सर वो कैसे है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो आपने बोला सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जरा यहाँ पे चेक करो सर। देखो जरा आयरन जो है वो क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? तो आयरन किसी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना। कॉपर यहाँ पे सर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है क्या? तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो किसी तरह बिहेव करेगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये सवाल वो आपसे बोर्ड में बहुत बार पूछता है। बोलो क्लियर है क्या? आओ एक एनसीईआरटी की आपकी रिएक्शन लिखी हुई है वापस से पढ़ लेते हैं सर। देखो ये रिएक्शन दे रखी है आपको। जिंक ऑक्साइड दो, मैंने कार्बन के साथ रिएक्शन कराई, क्या बना सर? जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। जरा उस नेटिव स्टेट वाले कॉन्सेप्ट को वापस से याद कर लेते हैं सर। ZnO कंपाउंड के अंदर लिखा हुआ है +2 और -2 शो करेगा। कार्बन नेटिव स्टेट में जीरो है, जिंक नेटिव स्टेट में जीरो है। कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है सर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन के ऊपर जो चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या आया था सर? तो आपने बोला देखो ये -2 है और ये +2 है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर चार्ज आया सर। अब आपने बोला अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो जरा चेक करो सर। देखो कार्बन जा रहा है जीरो से +2, कार्बन का क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक जा रहा है जीरो से +2 से जीरो, जिंक का क्या हो रहा है सर? रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं बात करूं उल्टी, तो जिसका रिडक्शन होता है वो किसी तरह बिहेव करता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसी तरह बिहेव करता है सर? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जरा चेक करो यहाँ पे क्या कह रहा है सर। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है जिंक पे, तो रिडक्शन हो रहा है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। जिंक ऑक्साइड किसी तरह बिहेव करेगा, तो आपने बोला जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ये लिखा मैंने आपके लिए। कार्बन जो है वो किसी तरह बिहेव कर रहा है सर, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बोलो ये कार्बन के अंदर जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया क्या? समझ में आया बिल्कुल? बोलो क्लियर है क्या?
क्लियर है? तो सर इसी के ऊपर अपन जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जरा चेक करो। सर मैंने आपको दिया मैग्नीज MnO4 को मैंने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बना सर मेरे पास वहां पे? MnCl2 बना, पानी बना, और साथ में Cl2 बना। मैंने आपसे बोला इसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन निकालना है, रिडक्शन निकालना है, किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। ये आपका होमवर्क है, इसको करना आप। वीडियोस के अंदर मुझे कमेंट चाहिए, आपके लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सर। ऐसा कंटेंट दूंगा मैं आपको बोर्ड के लिए कि आपने वो कंटेंट आज से पहले कभी भी ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ा होगा, और आपके बोर्ड में पूरे 100% गारंटीड मार्क्स है जो आएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, मैं कमेंट में आपको इनके आंसर देखूंगा, तो ये कमेंट में आपको आंसर देने हैं। ठीक है सर, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिवीजन कर रहे हैं हम। फिर भी मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, कोई रिवीजन के हिसाब से नहीं पढ़ाया, ये पूरा चैप्टर दे दिया मैंने आपको। सर कोरोजन क्या होता है? कोरोजन सर, जो मेरे पास डिटोनेशन होता है मटेरियल का, सर जो मटेरियल होता है मेरे पास वो धीरे धीरे जो है, वो सर मेरे पास वहां पे उसके अंदर जो है, आपने बोला उसको झड़ना बोलते हैं। डिटोनेशन का मतलब होता है झड़ना। यूजली अ मेटल, जो मेटल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है सर, खत्म होता जाता है बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर मान लो, एयर मान लो, या फिर आपने बोला केमिकल्स मान लो जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने बोला मेटल धीरे धीरे सर जो है वो खत्म हो जाता है, किसकी वजह से खत्म हो जाता है? आप उसको मॉइस्चर बोल सकते हो, एयर की वजह से बोल सकते हो, या आपने बोला वो केमिकल की वजह से अपने आप को खत्म कर लेता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपने बोला हम क्या बोलते हैं सर? इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये क्या हो गया सर? दिस इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन के अंदर ही आपने बोला एक पार्ट आता है सर, रस्टिंग। रस्टिंग हम सब जानते हैं, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सर। जब आयरन मेरे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप को मॉइस्चर की प्रेजेंस में, और जब मॉइस्चर की बात करता हूं तो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल दोनों प्रेजेंट होता है सर। ये एक्स क्यों लिख रहे हो आप? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कितनी भी मात्रा में हो सकते हैं, जनरल फॉर्मूले में मैं एक्स काम में लेता हूं। तो मेरे पास वहां पे एक फॉर्मूला बनता है सर, Fe2O3.XH2O। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला है रस्टिंग ऑफ आयरन का। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहा मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, और मॉइस्चर से रिएक्शन करके वो ये बना लेता है Fe2O3.XH2O। तो आपने बोला सर ये मेरे लोहे में जंग लग जाता है, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सर मेरे पास जो है इस कोरोजन के अंदर दूसरा आता है कोरोजन ऑफ कॉपर। तो कोरोजन ऑफ कॉपर क्या होता है सर? देखो कोरोजन ऑफ कॉपर में कॉपर जो है वो वाटर से रिएक्शन करता है, मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, नेचर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। तो वो क्या बना लेता है सर? वो एक ग्रीन कलर की कोटिंग बना लेता है, जिसको आपने बोला कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की सर वो जो है मेरे पास मिक्सचर होता है। ये जो दोनों मिक्सचर होता है इनको मिला के जो है मेरे पास क्या बन जाता है सर? ग्रीन कलर का कोट बन जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। इसको मैं बोलता हूँ कोरोजन ऑफ कॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। बोर्ड में वो डायरेक्ट पूछता है आपसे ये। बोलो क्लियर है क्या? लास्ट मेरे पास सर यहाँ पे क्या दे रखा है आपने? कोरोजन ऑफ सिल्वर दे रखा है। तो सिल्वर क्या करता है? देखो सर सिल्वर जो है वो मेरे पास H2S से रिएक्ट करता है, जो एयर में प्रेजेंट होती है, और सिल्वर क्या बना लेता है सर? सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, Ag2S प्लस में H2 बना लेता है सर। ये जो Ag2S है ये नेचर में कैसा होता है सर? ब्लैक कलर का कंपाउंड। ये नेचर में कैसा है सर? ब्लैक कलर का कंपाउंड है। इसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ सिल्वर। बोलो बात क्लियर है क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ सिल्वर बोलते हैं। आओ आगे चलते हैं सर। देखो लास्ट टॉपिक है आपके पास रेंसिडिटी। ये जो टॉपिक्स हैं थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इनको पढ़ा रहा हूँ। सर क्या होता है रेंसिडिटी? देखो मेरे पास जो ऑयल होता है, जो चिप्स होता है, उनको ऑयल में तलते हैं, तो उन ऑयल्स के अंदर क्या होता है सर? फैट मौजूद होता है। तो फैट या ऑयल का जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, क्या कर देता हूं? ऑक्सीडेशन कर देता हूं। जब फैट या ऑयल का मैं ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो आपने बोला सर जो फूड होता है वो मेरे पास जो है केप्ट करता रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। रेंसिडिटी क्या होता है सर? इट इज रेफर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन द फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट गिव फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड।
रेंसिड फूड कॉज स्टमक इन्फेक्शन ड्यूरिंग कंजप्शन। तो आपने बोला सर जब ये ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो मेरे पास ये जो ऑयल और फैट होता है ये ऑक्सीडाइज होने से सर क्या हो जाता है, ये मेरे पास जो फूड होता है उसको स्टेल कर देता है। सर जैसे आपने बोला सर मेरे पास वहां पे ऑक्सीजन थी, मैंने ये चिप्स का पैकेट लिया, उस चिप्स के पैकेट के अंदर आपने बोला सर यहाँ पे नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि ये चिप्स जो है वो लंबे टाइम तक चले। अब हुआ क्या सर, वो चिप्स के पैकेट में आपने बोला वो जो नाइट्रोजन है वो इसमें से लीक हो गई। तो जब नाइट्रोजन लीक हो जाएगी तो मेरे पास चिप्स का पैकेट सर क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन है नहीं। अब जो अंदर चिप्स पड़े हैं सर वो किससे रिएक्शन कर लेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे। चिप्स जो अंदर पड़े थे वो किस में तले रहे थे, ऑक्सीजन में तले रहे थे। तो वो जो चिप्स अंदर पड़े थे वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे सर उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने पे वो जो फूड है वो मेरा खराब हो जाएगा, वो रेंसिड फूड कहलाएगा, जिससे मेरे पास स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो सर इसका प्रिवेंशन होता है, कैसे बच सकता हूं मैं? सर मुझे हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स जो है वो यूज में लेने चाहिए, ताकि फैट जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर पाए। सर मेरे को जो पैकेट है वो हमेशा नाइट्रोजन के अंडर में पैक करने चाहिए, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस होती है सर। नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं देती सर। उसके बाद आपने बोला सर रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन में सर ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव होने चाहिए सर, ताकि ऑक्सीजन अगर उससे रिएक्ट कर भी ले तो उसके अंदर कोई जो है मेरे पास रिएक्शन ना हो और उसके अंदर कोई असर ना हो। तो देखो वीडियो मेरे पास जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया, 2 घंटे का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। अब उस 2 घंटे के वीडियो के अंदर आप मान के चलो कि मैंने आपको ये चैप्टर जो है उसका पूरा कंटेंट आपको मैंने यहाँ पे प्रोसीड कर दिया। ये जो कंटेंट है ये आपको आपकी नॉलेज जो है वो इतनी अच्छी बिल्ड करेगा कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, ये कंटेंट पढ़ने के बाद आपके बोर्ड के अंदर इस चैप्टर में आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने बोर्ड के आने वाले स्टूडेंट्स के साथ। आप मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप मुझे बताओ कि ये जो कंटेंट है जो मैंने आपके लिए बनाया इसमें आपको पढ़ के कैसा लगा, कमेंट्स करके बताना आप मुझे। और इसके अंदर जो भी टॉपिक है जिसमें कोई डाउट है मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उसमें आप मुझे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब देखो मैं आपको अगला वीडियो जो बनाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं आपके सारे टॉपिक कवर करूंगा। इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक कवर करे हैं, प्लस मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है इसमें जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही था सर, मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका ट्यूटर विशाल भाटिया ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आपको बोर्ड के अंदर टॉप करवाते रहेंगे। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। ये जो प्यार है यही आपका प्यार है जो मुझे इस वीडियो को बनाने पे जो है प्रोत्साहन देगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।